बैठ please। हाँ बैठे प्लीज। एक फ्रेंड की मदर एक्सपायर हो गई, वहीं था मैं, वहीं से आ रहा हूँ। चले शुरू करते हैं। हाँ, कहाँ तक बताया मैंने? ड्रॉप्स की कहानी चल रही थी। ड्रॉप्स की कहानी बताई थी मैंने आप लोगों को। चले बराबर। हाँ, डाइपोल के बारे में पढ़ना है ना अपने को। चलिए वापस से कनेक्ट करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में जाते जाते बोला था कि बड़े ड्रॉप से छोटा ड्रॉप बने या छोटे से बड़ा ड्रॉप बने, उनके बारे में रिलेशंस रहेंगे। एन नंबर ऑफ ड्रॉप्स है, छोटी में और बड़ी में जो रिलेशन रहेगा मैंने आपको बताया था। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में एन पावर वन थर्ड चल रहा था सिवाय पोटेंशियल के। और अगर कभी भूल चूक लगे एग्जाम में तो कैसे बना लेंगे हम लोग? कंडक्टिंग स्फीयर का फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं। चार्ज में एन टाइम चलता है और रेडियस में एन पावर वन थर्ड चलता है, तो जब भी जरूरत होगी तो हम बना भी सकते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन अपने नीट में ये आया हुआ है कि, नीट में एक क्वेश्चन ये है कि लिखें रिलेट यू बड़ी एंड यू छोटी। रिलेट रिलेट यू बिग एंड यू स्मॉल। यू नो पोटेंशियल एनर्जी यू बिग एंड यू स्मॉल। ये सवाल मैंने आपको रेडियस बिग रेडियस स्मॉल रिलेट करके बताया, सब बताया ना? तो ये सवाल अपने एग्जाम में आया हुआ है। अब ये सब ये तो मैंने बताया नहीं, छोटी बड़ी के पोटेंशियल एनर्जी का हिसाब तो मैंने नहीं बताया।
ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसको हम बना सकते हैं कैसे। कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में आपने पढ़ा था ना, U बराबर के क्यू स्क्वायर बाई 2R, यही पढ़ा था, सेल्फ एनर्जी पढ़ा था मैंने आपको। यस, तो यहाँ से बना के देख लें। आई थिंक क्यू में क्या एन का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे रेडियस बोले तो एन की पावर 1/3 हो जाएगा। तो आप देखिए ये मिला के क्या एन पावर 5/3 आ रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि U बड़ी, दैट इज एन पावर 5/3 ऑफ U छोटी। ये आंसर अपने एग्जाम में ये आंसर था। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एन पावर 1/3 भी नहीं आया और एन पावर 2/3 भी नहीं आया, हमें बना के देखना पड़ा। तो मेरी सलाह है आप लोगों को, अगर कभी भी भूल चूक लगे या थोड़ा भी कुछ होना तो आप खुद बना के देख लें। और अभी मैंने इससे बनाया ना, तो मैं याद है कैपेसिटर के अंदर हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर, हाफ CV स्क्वायर हाफ QV क्यू स्क्वायर बाई 2C। यस, आप चाहे तो इनसे ही बना के देख लीजिए, ये आंसर आने वाला है। बिल्कुल आप चाहो तो इनसे ही बना लो, क्योंकि ये भी क्या है, चार्ज कंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला है, और ये भी क्या है, चार्ज कंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। तो कोई भी जो फॉर्मूला आपको याद आ जाए उस फॉर्मूला से खुद बना लो, इवन इससे बनाओ इससे बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी में क्या चल रहा है वो बन सकते हैं, हो जाएगा सबसे। चलिए, ये था ड्रॉप्स की कहानी के बारे में। मैं आपको बोल चुका हूँ, नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो भी आपको दी जाएंगी अक्सर वैसे दी जाएंगी जिनका 1/3 हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। मुझे बोलेंगे 64 ड्रॉप है तो क्या 1/3 4 हो जाएगा, 125 ड्रॉप है तो 1/3 5 हो जाएगा, 1000 ड्रॉप है तो 10 हो जाएगा। अक्सर ऐसी संख्या देगा जिसका 1/3 हम लोग इजीली निकाल पाएंगे। ये था ड्रॉप्स की कहानी। आज का लेक्चर इज अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, आज का पूरा लेक्चर इसी पे जाने वाला है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। और अगर आपको ध्यान हो अभी इसमें भी एक डाइपोल का क्वेश्चन था हमारे एग्जाम में, वो भी हम बात कर लेंगे। डाइपोल, डाइपोल वास्तव में क्या होता है, यू नो इलेक्ट्रिक पोल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोल मतलब चार्ज, इलेक्ट्रिक पोल मतलब चार्ज। मैंने सुना है चार्ज दो टाइप का होता है, -Q एंड +Q। तो देखो ना, इसका नाम क्या है, इसका नाम इलेक्ट्रिक पोल नहीं है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब इसमें दोनों टाइप के पोल हैं। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर चार्जेस +Q एंड -Q एट स्मॉल सेपरेशन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हाट आई मीन इज, इसको बोलते हैं डाइपोल। ये देखिए -Q +Q एंड सेपरेशन इज 12, इस व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल। ध्यान रखना, डाइपोल में एक नेगेटिव चार्ज होता है और एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना कंपलसरी है। यस, ये -3 तो ये +3 ही चाहिए, ये -5 तो ये +5 ही चाहिए, तभी मैं डाइपोल का नाम दूंगा। अगर आप कभी ऐसा करके लाए कि -3 और ये +4 है तो मैं उसको डाइपोल का नाम नहीं दे पाऊंगा। मेक श्योर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और दोनों का नेचर जस्ट अपोजिट, +Q -Q स्मॉल सेपरेशन, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड डाइपोल। ठीक है, अगर ये डाइपोल है तो इसकी लेंथ मैंने कितनी ली हुई है, 12 ली हुई है। ये जो 12 है ना, इसको लेंथ नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेंथ वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, लेंथ वेक्टर। और बॉस अगर ये वेक्टर है तो कोई ना कोई डायरेक्शन होना पड़ेगा, इसका डायरेक्शन लिया जाएगा -Q से +Q की तरफ। आपने देखा होगा मैंने यार डायपोल की लंबाई को कितना लिया है, 12 लिया हुआ है ना। किसी के मन में क्वेश्चन आ सकता है, बोले यार डायपोल की लंबाई को 12 क्यों ले रहे हो आप, एल ही ले लो। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप देखिए अभी जब मैं इस टॉपिक में आपको आगे बढ़ाऊंगा तो मुझे कई जगह पर डायपोल की आधी लेंथ की जरूरत पड़ेगी, डायपोल की आधी लेंथ। तो बच्चे अगर यहाँ 12 ले रहा हूँ तो आधी लेंथ के नाम पे एल, तो मेरे फॉर्मूला में अगर मैं एल लिखूंगा तो फॉर्मूला थोड़ा आसान दिखेगा। अगर मैं यहाँ एल ले लूंगा तो आधी लंबाई के नाम पे L/2, मेरे फॉर्मूला थोड़े मुश्किल दिखेंगे। तो हम चाहते हैं कि आसान रिप्रेजेंटेशन हो, फॉर्मूला इजी दिखे, इसीलिए बुक्स में भी और हम भी जानबूझ के डायपोल की लंबाई को कितना लेके चल रहे हैं, 12 लेके चल रहे हैं, ताकि आधी लंबाई के नाम पे क्या इस्तेमाल होगा, एल, फॉर्मूला थोड़ा आसान दिखेगा। सुन लिया सब लोगों ने, यस। डायपोल का लेंथ 12, और मैं तो कहूंगा 12 और एल के चक्कर में मत पड़े, इसको क्या पकड़े, लेंथ पकड़ लें। लेंथ इज स्केलर की वेक्टर, वेक्टर है, डायरेक्शन क्या होगी, -Q से +Q। थोड़ा वहां की बात भी कर लें, यस। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्यू दो टाइप का, -Q +Q। यस, मैग्नेटिक पोल क्या एम, दो टाइप, -M और +M, याद है ना आप लोगों को। शायद वहां भी डाइपोल की डायरेक्शन -M से +M होती थी, यहाँ भी क्या चल रही है, -Q से +Q। तो मुझे आपसे कहना चाहिए वो डाइपोल और ये डाइपोल में बिल्कुल है, सारे फॉर्मूला वही है, इवन डायरेक्शन भी वही है। इसलिए अगर आपने वो पढ़ा है तो ये अच्छा है, और ये पढ़ा है तो वो अच्छा है। ठीक है, आइए, ये था डाइपोल की बेसिक जानकारी। अगर कोई मुझे कहेगा यार प्रैक्टिकल लाइफ में डाइपोल कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं आपके केमिस्ट्री में, आप पढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स और क्रिस्टल, जैसे HCl है, HCl H+ पे कितना चार्ज है, +E, और Cl- पे कितना चार्ज है, -E। तो +E और -E और उनके बीच का सेपरेशन किस लेवल का है, क्या एंगस्ट्रॉम लेवल का है, यस। तो प्रैक्टिकल लाइफ में इलेक्ट्रिक डाइपोल कहाँ पर मिलते हैं, क्रिस्टल या मॉलिक्यूलर लेवल पे मिलते हैं। ये जो डाइपोल है इसके बारे में मुझे आज आपसे चार बात करनी है। चार बात कौन कौन सी, जरा आ जाइए, बात कर लेने पहले। यस, चार बात। पहली बात, डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना होगा, कैसे मैनेज करना है वो सीखेंगे। दूसरी बात, डाइपोल अपने आसपास कहाँ कितना माहौल बनाएगा वो सीखेंगे। तीसरी बात, डाइपोल के आसपास किस तरह का पोटेंशियल बनेगा, क्या हिसाब किताब होगा वो सीखेंगे।
एंड चौथी बात, डायपोल को मैं दूसरों के फील्ड में रख दूंगा, दूसरों के फील्ड में रखकर डायपोल के ऊपर फोर्स या टॉर्क कितना लेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस तरह से मैं डायपोल के बारे में आपसे 4 बात करूंगा। स्टार्ट करता हूं। एक बात इज डायपोल मोमेंट, इसको हम जनरली पी वेक्टर लिखते हैं, ठीक है। डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट का बेसिक फॉर्मूला क्या है? दैट इज सिंपली चार्ज इनटू लेंथ ऑफ डायपोल। जी हाँ, चार्ज इनटू लेंथ। फॉर्मूला हो जाएगा क्यू इंटू 12। मैंने आपको, ये प्लेन फॉर्मूला है, वेक्टर में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्यू इंटू 12 वेक्टर। ये आज हमारे पास पी का बेसिक फॉर्मूला हो गया है। और मैं फिर कहूंगा, आप जो लेंथ के नाम पे एल और 12 के चक्कर में पढ़ो ही मत, ज्यादा अच्छा क्या याद करो, डायपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज इनटू लेंथ ऑफ डायपोल। मैं लेंथ को एल से दिखाऊंगा तो आप एल ले लेना, मैं अगर 12 से दिखाऊंगा तो आप भी 12 ले लेना। तो फिर मैं कहूंगा एल और 12 के चक्कर में ज्यादा मत पढ़ें। क्या फॉर्मूला हो गया? चार्ज इंटू लेंथ ऑफ डायपोल। ऑब्वियसली आप देख रहे हैं चार्ज इंटू लेंथ ऑफ डायपोल, और आपने क्या बोला था? लेंथ खुद ही वेक्टर है यहाँ पर, तो भाई साहब लेंथ वेक्टर तो क्या पी भी वेक्टर होना पड़ेगा? यस। तो हमें समझ में आ गया कि जो पी हम पढ़ रहे हैं वो वेक्टर है, और डायरेक्शन क्या होगी? माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होगी। डायरेक्शन माइनस क्यू प्लस क्यू हो जाएगी। यूनिट, जब हम लोग सवाल करेंगे तो यूनिट चाहिए होगा। फॉर्मूला से क्या यूनिट दिख रहा है आप लोगों को? क्या? कूलम इंटू मीटर। बिल्कुल सही बात है। एक स्पेशल यूनिट होता है डिबाई। 1 डिबाई की वैल्यू आती है 3.3 10⁻30 कूलम इंटू मीटर। ये थी डायपोल मोमेंट के बारे में सारी जानकारी। और हमें इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, वो शुरू करते हैं। लिख दिया सब लोगों ने? फिर से कनेक्ट करते हैं। डायपोल यानी कि माइनस क्यू प्लस क्यू स्मॉल सेपरेशन। पहली बात, डायपोल मोमेंट कैसे निकालना है? चार्ज इनटू लेंथ ऑफ डायपोल, दैट विल प्रोवाइड द डायपोल मोमेंट। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी? माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये डायरेक्शन हो जाएगी। अगर मैं सवालों की बात करूं तो जनरली जो बुक्स में क्वेश्चन होते हैं, एकदम फर्जी सवाल तो कैसा बन सकता है कि लिखना मत, -3 कूलम +3 कूलम सेपरेशन कुछ भी 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स डायपोल मोमेंट। सवाल है, चार्ज इनटू लेंथ करेंगे, आंसर आ जाएगा। जनरली बुक्स में आप देखेंगे, एग्जाम में आप देखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आज तक नहीं पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, वो किस तरह के हैं? एक ही डायग्राम में हम लोग 2-3 डायपोल अरेंज करके देते हैं। एक फोटो में एक सिंगल डायपोल की बजाय 2-3 4-5 डायपोल अरेंज करके देंगे और बोलेंगे यार नेट डायपोलमेंट ले आइए। तो आप क्या करेंगे? हर डायपोल के डायपोलमेंट का क्या वेक्टर डायग्राम बना लेंगे, वैल्यू भी पकड़ लेंगे और वेक्टर भी बना लेंगे। तो 2 डायपोल तो 2 वेक्टर, 3 डायपोल तो 3 वेक्टर, और 10 डायपोल तो 10 वेक्टर। मेरे पास सारे वेक्टर आ जाएंगे, मैं उनका क्या कर दूंगा? वेक्टर सम करके मैं आंसर ले आऊंगा। जनरली इस प्रोफाइल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस प्रोफाइल क्वेश्चन करने के मैं आपको 2 आइडिया बताऊंगा। एक आइडिया जो कि आप जानते भी होंगे, लेकिन एक आइडिया और भी है मेरे पास, जो कि जनरली हम आई की क्लास में बोलते हैं, लेकिन मैं यहाँ भी बोलूंगा। वो भी अच्छा आइडिया है, वो भी सुन लें आप। मैंने आपको बोला कि हाँ डायवलपमेंट ऐसे आता है, बोला ना डेवलपमेंट ऐसे आता है। अगर आपको भी नेट डेवलपमेंट निकालना हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और मैं अभी आपको हर सवाल दोनों आइडिया से करके बताऊंगा ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक सीधा आइडिया, पी नेट निकालने का तरीका है समेशन QI RI वेक्टर। यस, क्या बोल रहा है ये? कि तेरे सवाल में जितने भी चार्जेस हैं, डायपोल छोड़ो, तेरे सवाल में जितने भी चार्ज हैं, क्या करना? एक चार्ज और उसका पोजिशन वेक्टर, प्लस दूसरा चार्ज उसका पोजीशन वेक्टर। समझ में आ रहा है? Q1 R1 वेक्टर, Q2 R2 वेक्टर, Q3 R3 वेक्टर। ये सब करेंगे तो अपने आप ही आपका नेट डेवलपमेंट वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए जानबूझ के हर सवाल अपना जो ट्रेडिशनल तरीका इससे भी करके बताऊंगा, और मैं जानबूझ के इससे भी करके बताऊंगा। जो भारी सवाल होते हैं उनको हम जनरली इस वाले प्रोसेस से करते हैं, मगर हल्के सवाल भी इससे करेंगे तो फायदा होने वाला है। ठीक है, ये थी जानकारी। जानकारी खत्म, अब हम खेलेंगे। सब लोग खेलने आ जाए फटाफट से। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और परेशान नहीं होना, ये भी आपको आसान लगेगा, डोंट वरी, मैं समझाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है, सब आसान है। कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया बच्चे, -2Q, और ये हो गया आपका +Q, और ये हो गया आपका +Q। ये दूरियां हैं D और ये दूरियां भी है D। और कहीं सवाल लिख दीजिए P नेट क्वेश्चन मार्क। चार्जेस का अरेंजमेंट दिया हुआ है, ओरिजिन पे -2Q बना दीजिए, +Q की P नेट चाहिए। क्या चाहिए इसको? P नेट की व्यवस्था करनी, नेट मैग्नेटिक सॉरी नेट डायपोल मोमेंट की रिक्वायरमेंट। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं दोनों अप्रोच से अप्रोच वाली बात करते हैं, सामान्य अप्रोच वाली बात। फर्स्ट अप्रोच, आओ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बोला डायपोल मोमेंट, बताइए यार, ऐसा लग रहा है ना -2Q का +Q का डायपोल नहीं बन रहा है, क्योंकि डायपोल बनने के लिए चार्ज इसकी वैल्यू सेम होना चाहिए था ना। यस। और इस -2Q का इसके साथ भी डायपोल नहीं बन रहा है, तो ऐसा लग रहा है मुझे डायपोल ही नहीं बन रहे, फिर क्यों पूछ रहे हैं? यस। अगर हम इसको ऐसे देखें तो डायपोल नहीं बन रहे हैं, तो हमें इसको देखने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। क्या हम इसको अलग तरह से देखें थोड़ा सा? यस।
माइनस टू क्यू को माइनस टू क्यू देखना बंद करें। क्या मैं इसको दो अलग अलग माइनस क्यू देख लूं क्या? यस। तो बोलो बोलो, क्या एक तो इसका इसका चल रहा है और क्या इधर इन दोनों का चल रहा है? यस। तो आप देख रहे हैं एक जोड़ियां कि दो जोड़ियां बन गई? दो जोड़ियां। पहले तो ऐसा लग रहा था एक भी जोड़ी नहीं है, अब बताओ एक जोड़ी की दो दो जोड़ी, दो दो जोड़ी है। इस माइनस क्यू के साथ चल रहा है और उस वाले माइनस क्यू के साथ चल रहा है, दो डाइपोल है। अब हम हिसाब कर सकते हैं, आए यहाँ पे बना देता हूँ। यस, जरा देखना इसका हिसाब क्या होगा, क्या क्यू इंटू डी, डी या टू डी? कंफर्म कर लो। क्यू इंटू डी पता लग रहा है ना? डी और टू डी के चक्कर में मत पड़ना, क्यू इंटू लेंथ है ना, क्यू इंटू डी। और क्या डायरेक्शन यू हो जाएगी? यस। तो बच्चों एक तो हो गया क्यू डी इस तरफ, और क्या ये क्यू डी इस तरफ। क्या दोनों में 90 है? क्या पी नेट तैयार है बच्चों का? पी नेट इज √2 टाइम्स ऑफ क्यू डी। बिल्कुल आंसर आ चुका है, बिल्कुल आसान है। ये हमारा पहला अप्रोच था करने का, ठीक है। मान लीजिए मैं इस सवाल को जानबूझ के दूसरे अप्रोच से करवा रहा हूँ, जानबूझ के करा रहा हूँ, आइडिया सारे होने चाहिए। आपको जो ठीक लगे आप उससे कर लेना एग्जाम में, मैं कोई बाउंड नहीं कर रहा हूँ। हाँ जी, ले लिया आंसर? आंसर आ गया, चलो वापस से आते हैं। यस, अभी तो मुझे ब्रेक करना पड़ा, चार्ज को जोड़ियां बनानी पड़ी। ओके, मुझे ना तो ब्रेक करने की जरूरत है ना जोड़ियां बनाने की जरूरत है। सिंपल, जितने भी चार्जेस दिख रहे हैं ना, चार्ज इंटू पोजिशन वेक्टर, चार्ज इंटू पोजिशन वेक्टर। शुरू करते हैं सेकंड अप्रोच। देखो क्या लिख रहा हूँ, पी नेट वेक्टर। हाँ जी, पहला चार्ज माइनस क्यू, पोजिशन वेक्टर क्या जीरो। पहला चार्ज -2 क्यू, पोजिशन वेक्टर जीरो। आइए दूसरा चार्ज प्लस क्यू। हाँ जी प्लस क्यू, पोजिशन वेक्टर हाँ डी या डी आई। हाँ देख लो अच्छे से देख लो ना, यस डी या डी आई, डी आई। ओके, दिस इज प्लस क्यू। तीसरा चार्ज क्या हो गया? प्लस क्यू। आगे बोलो, यस डी, डी या डीजे, डीजे। ये हो जाएगा, पता लग रहा है? तो इसके बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा यस। अब आप देखो ये तो निपट गया मेरे ख्याल से। इसमें से Q इंटू डी कॉमन ले लें तो क्या बच गया? I प्लस जे। क्या मेरा वेक्टर में आंसर तैयार है? और ये तो वेक्टर है। आपने बोला नहीं नहीं वैल्यू की बात करो, वैल्यू क्या √2 QD, √2 QD आंसर लाया जा सकता है ना? मतलब इसमें तो और अच्छी बात है, हमारा आंसर सीधा वेक्टर में भी आ रहा है। और बताओ ये क्या मुश्किल लगे आपको कि ना पड़ा कि चार्ज को तोड़ो? आप क्यों तोड़ना पड़ा? क्या नहीं तोड़ना पड़ा ना? जितने भी चार्ज है हर एक चार्ज पोजीशन वेक्टर, दूसरा चार्ज पोजीशन वेक्टर, तीसरा चार्ज पोजीशन वेक्टर, चौथा चार्ज पोजीशन वेक्टर। सिंपल, एकदम आसानी से आंसर आ रहा है। मुझे लगता है दोनों ही आसान है, आपको जो ठीक लगे उससे करें। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जी मैं अगला वाला। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम वही अपना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया सबने फोटो। ये +3 क्यू है, ये मान लीजिए प्लस का क्यू है, ये मान लीजिए माइनस का 2 क्यू है, और ये मान लीजिए माइनस का 2 क्यू है। और आज भी दूरियां सब डी हैं। ये भी डी है, ये भी डी है, और ये भी डी, भी डी। और सवाल फिर मुझे वही कहा जा रहा है कि पी नेट बनाना है। क्या बनाना है? पी नेट, क्वेश्चन मार्क। इसको भी मैं जानबूझ के दोनों अप्रोच से बताऊंगा, एक बार फोटो बना लीजिए अच्छे से बनाना। ऊपर में यहाँ प्लस का 3 क्यू है, नीचे में यहाँ प्लस का क्यू है, माइनस का 2 क्यू और माइनस का हो गया सब। यस, मैं पी नेट बताइए। सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच से चलते हैं। यस, ऐसा लग रहा है ना डाइपोल कहाँ बन रहे हैं, डाइपोल तो बन नहीं रहे हैं। तो हमें क्या करना है, चार्ज के टुकड़े इस तरह से करें, क्या बना दी जाए, सबकी जोड़ियां बना दी जाए। तो देखो किस तरह से ब्रेक कर दीजिए। इस +3 क्यू को मैं प्लस समझने के बजाय, हाँ जी प्लस का 2 क्यू, प्लस का 2 क्यू, और क्या माइनस का क्यू समझ लूं? बोलो क्या 3 क्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और जानबूझ के तोड़ा है, शायद समझ गए क्यों तोड़ा है, बोलिए। क्या इस -2 क्यू का इस +2 के साथ चल जाएगा? इस -2 क्यू का इस वाले +2 के साथ चल जाएगा, और क्या इस -क्यू का क्या नीचे वाले प्लस क्यू के साथ सेट बैठ जाएगा मामला? बोलो, एक डायपोल की तीन डायपोल, तीन डायपोल, क्या सब जोड़ियां बन गई आराम से? यस। तो प्रॉपर जोड़ियां बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चार्जेस को इस तरह से ब्रेक करे। कोई मुझे बोल सकता है कि यार आपने 3 क्यू को जो है ना वो प्लस का 5 क्यू और माइनस का 2 क्यू क्यों नहीं लिखा? अरे मैं प्लस का 5 क्यू और माइनस का 2 क्यू लिख भी दूंगा तो यहाँ जोड़ियां बनेगी कि नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। मेरा उद्देश्य जोड़ी बनाने का था, तो मुझे टुकड़े इस प्रकार करने के क्या बन जाए, जोड़ियां बन जाए। जोड़ियां बन गई है ना, हिसाब शुरू करेंगे मेरे साथ और मेरी हेल्प करनी है आप लोगों को। यहाँ आ जाए यहाँ पे, यस। हाँ जी, करेंगे मेरे साथ। बोलिए ये डाइपोल की वैल्यू कितनी होगी? 2 क्यू इंटू, हाँ 2 क्यू इंटू डी, यूं हो जाएगी माइनस से प्लस। तो यहाँ फोटो बना रहा हूँ, संभालना। दिस विल बी 2 क्यू इंटू √2 डी हो जाएगा बच्चे, यस। आओ इस 2 क्यू को पकड़ना, 2 क्यू इंटू √2 डी, और क्या डायरेक्शन यूं हो जाएगी, माइनस से प्लस। बोले तो डायरेक्शन क्या होगी, ये हो जाएगी। दैट इज अगेन 2 क्यू इंटू √2 डी हो जाएगा ये, शाबाश। ये -क्यू से क्या +क्यू, नीचे की तरफ कितना, क्यू इंटू
क्यू इंटू, हाँ क्यू इंटू 2D बोल दूं, क्यू इंटू 2D बोल दूं मैं क्या नीचे की तरफ, क्यू इंटू 2D लिख दिया मैंने। आपके यहाँ 3 डायपोल बन रहे थे, मैंने प्रॉपर्ली उनके चार्ज लिए, मैंने प्रॉपर्ली दूरियां वूरियां ले ली, सबका हिसाब हो गया, डायरेक्ट ले लिया। कॉमन सेंस की बात करेंगे मेरे साथ, आई थिंक ये और ये बात है। और क्या एंगल 90 हो रहा होगा क्या, √2 टाइम्स, तो इसकी वैल्यू है 2 √2 QD और इसकी भी 2 √2 QD, तो आंसर विल बी √2 टाइम्स, क्या आंसर विल बी 4 QD। बोलो आता है, समझ में आता है? इन दोनों का हिसाब क्या नेट बोल के 4 QD आ रहा है, ये सबको पता लग रहा है क्या? और 4 QD ऊपर है और 2 QD नीचे है, क्या आंसर तैयार है मेरा? पी नेट आंसर तैयार है। 2 QD किधर में, नीचे में कि ऊपर में? ऊपर में बोले तो क्या जे कैप, डेफिनेटली जे कैप, सही आ जाए। तसल्ली से देख लें, कोई परेशानी तो पूछें। कोई कंफ्यूजन हो पूछें, वैल्यू के बारे में, एनीथिंग, कुछ भी डायरेक्शन वगैरह। सबसे पहले तो क्या किया, टुकड़े किए, और टुकड़े ऐसे करना कि सबकी जोड़ी बन जाए, और जोड़ी बनने के बाद हर एक कपल के लिए, हर एक जोड़ी के लिए करना है चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज इंटू डिस्टेंस करना है, और डायरेक्शन के नाम पे माइनस से प्लस की तरफ। बातों को देखते हुए मैंने 3 वेक्टर बना लिया आपके, और वेक्टर एडिशन का नाम सबको आता है ना, वही जो वेक्टर एडिशन के नॉर्मल तरीके होते हैं, वेक्टर एडिशन के आते हैं उनका, और आंसर आ चुका है। इसी सवाल को करने का सेकंड अप्रोच। बोलूं मैं, बोलूं मैं, चलो हेल्प करोगे मेरी? यस। दूसरा अप्रोच क्या था, मुझे नहीं बनानी जोड़ियां, ना मुझे चार्जेस को तोड़ने की जरूरत है, ना मुझे सोचना है किसका किसके साथ पेयर बनेगा, मैं तो कुछ भी नहीं सोच रहा, हर एक चार्ज इंटू पोजिशन वेक्टर। रेडी, हेल्प करेंगे? चलो यहाँ लिखते हैं, आप लोग मेरी मदद करने वाले हैं। पी नेट वेक्टर की तैयारियां हो रही है, पकड़ो इस 3Q को, पकड़ो पहले 3Q, 3Q, हाँ बोलिए, क्या डी या डीजे? डीजे हो जाएगा ये, ठीक है, आगे बढ़ो, ये -3Q प्लस माइनस का 2Q, बोलिए, हाँ हाँ बोलो, -DI, क्या माइनस का DI? आगे बढ़ो, उस -Q को पकड़ना जरा, माइनस का 2Q, यस, उसका क्या है, क्या प्लस का DI? ओके, ये नीचे वाला +Q को पकड़ना जरा, +Q बोलिए, हाँ शाबाश, कितना? +Q इंटू डी, हाँ -DJ बोल दो, -DJ, ये हो जाएगा। क्या हिसाब कर पा रहे हैं हम लोग? कुछ भी कलाकारी नहीं है यार, जो क्या सीख रहे हैं इसमें, चार्ज पोजीशन वेक्टर, चार्ज पोजीशन वेक्टर, इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं सिखा रहा, कोई बड़ी बात नहीं सिखा रहा, मुझे लगता है उससे भी ज्यादा आसान है ये। अब देखो आप, शायद ये दोनों तो निपट गए ना, वो प्लस का 3QDJ और ये माइनस का QDJ, क्या आंसर इज प्लस का 2QDJ, ये आंसर। मुझे लगता है दोनों आसान है, बल्कि मुझे लगता है शायद वो और ज्यादा आसान है, दिमाग भी नहीं लगाना उसमें, तो जस्ट चार्ज पोजीशन वेक्टर, चार्ज पोजीशन वेक्टर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछे, कर लेंगे। आगे बढ़ने के पहले मैं बताना चाहूंगा, ठीक है हमने डायपोल मोमेंट के बारे में सवालों की प्रैक्टिस कर ली है, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मैं इस डायग्राम को खराब कर रहा हूँ, बना लिया आपने ये? चलिए मुझे और बातें आपसे करनी है और सीखते हैं। ठीक है, आंसर वगैरह सब आ चुके हैं, सब बढ़िया है। अभी आपने देखा था जब मैं जोड़ियां बना रहा था, मैंने किसको तोड़ा, इसको तोड़ा, मैंने +3 को तोड़ के जोड़ियां बना दी। ऐसा कोई ठेका नहीं कि बोले साहब इसी को तोड़ना है, क्या नहीं, आपको जो पहले क्लिक कर जाए उसको तोड़ लो, चाहो तो इसको तोड़ लो, चाहो तो इसको तोड़ लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप देखेंगे, इसको तोड़ें चाहे इसको तोड़ें, किसको भी तोड़ें, आंसर हमेशा सेम ही है। मेरी तो सलाह है, जब आज जाकर के आप इन क्वेश्चन की एक बार तो जिस तरह मैंने तोड़ा उससे तोड़ ही लेना, और इवन आप 1-2 सवाल दूसरे तरह से तोड़ के खुद बनाओ। कैसे, मैं आपको आइडिया बोलता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा सोचता है कि यार मैं तो इसको नहीं तोड़ूंगा, ये तो मेरी नजर में कितना है, प्लस का 3Q, ठीक है ना, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, +Q को हटा के देखो क्या लिख सकता हूं मैं, प्लस का 2Q और क्या -3Q, बोलो क्या प्लस का Q हुआ ना? अब बोलो क्या इन दोनों की जोड़ी बन जाएगी ना? क्या इन दोनों की बन जाएगी? और क्या सीधा +3Q की क्या -Q के साथ बन जाएगी ना? बनेगी क्या नहीं बनेगी? और बन जाएगी तो आप, मेरी तो सलाह है, आप इस तरह के टुकड़े इसका भी वेक्टर एडिशन करके देखो, 101% आंसर वही आएगा।
अगर नहीं आ रहा है तो निश्चित रूप से आपसे कुछ कैलकुलेशन में एरर हो रही है। तो मेरी सलाह ये है आप लोगों को, मेरा कहने का मैसेज ये है कि जब आप टुकड़े करेंगे चार्जेस के, तो मेरी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है। आप चाहें तो किसी के भी टुकड़े कर सकते हैं, इवन 2 लोगों के टुकड़े कर सकते हैं। कुछ टुकड़े इसके कर लिए, कुछ टुकड़े इसके कर लिए, कुल मिला के क्या होना चाहिए, सबकी जोड़ियां बन जानी चाहिए, सबके पेयर बन जाने चाहिए। अगर आप ईमानदारी से टुकड़े करेंगे, कुछ भी टुकड़े करते रहिए, आंसर अलग अलग की सेम 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 सेम। ये मेरा फाइनल मैसेज है। क्लियर है सब लोगों को? इस तरह से हमें काम करना है। ये था डाइपोल मोमेंट के बारे में। मुझे डाइपोल के बारे में आपसे 4 बात करनी थी। एक बात वाज डाइपोल मोमेंट, वो खत्म होती है। नाउ इट्स टाइम फॉर 2 बात। आप जानते हैं कोई भी चार्ज पार्टिकल या चार्ज ऑब्जेक्ट चुप बैठता है कि माहौल बनाता है? क्या डाइपोल के अंदर भी चार्ज है? तो बोलो चुप बैठेगा कि माहौल बनाएगा? माहौल। हमें डिस्कस करनी है कि माहौल कितना बनेगा, कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, इसके न्यूमेरिकल कैसे होंगे। स्टार्ट करता हूँ। माहौल ड्यू टू डाइपोल। माहौल ड्यू टू डाइपोल। ये रहा डाइपोल। डाइपोल। डाइपोल के लिए हमें माहौल 3 जगह स्टडी करना है। एक तो होगा एक्सियल पोजीशन पे, एक होगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और एक होता है जनरलाइज पोजीशन पे। जो लोकेशन ना तो एक्सियल होती है ना ही इक्वेटोरियल होती है, उसको बोलते हैं जनरल पॉइंट। हमें तीनों जगह बात करनी है, तीनों के ही सवाल हमारे स्कोप में है, एग्जाम में आए हुए हैं। तो माहौल में आपको 3 जगह पढ़ाऊंगा। 3 जगह कहाँ कहाँ पर, आइए पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं सारे, फिर हम लोग खेलेंगे, ठीक है? आइए सबसे पहले कहाँ पर, एक्सिस पर। एक्सिस पर माहौल का जो एक्यूरेट फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला वहां था वो यहाँ पे रहेगा। वहां क्या फॉर्मूला था मैं भूल गया। हाँ 2K। हाँ शाबाश। 2 KP/R क्यू। ये बच्चे, ये एक्यूरेट फॉर्मूला नहीं है, अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला है, शॉर्ट फॉर्मूला है। एक्यूरेट फॉर्मूला वाज, हाँ, √T। ना, गलत बोल रहे हैं आप। 2 KPR/R² - L² का होल स्क्वायर। मेक श्योर डायपोल के बारे में एक्सियल पोजीशन का एक्यूरेट फॉर्मूला इज 2 KPR/R² - L² होल स्क्वायर। ये ओरिजिनल फॉर्मूला है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम डायपोल इज शॉर्ट डायपोल। शॉर्ट डायपोल उसकी लेंथ को रखना है कि नेग्लेक्ट रखते हैं। मुझे बताएं ये एल क्या है, डायपोल की लेंथ या आधा लेंथ? हाँ 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 हाँ, लेंथ या आधा लेंथ? आधा लेंथ। शायद आप समझ गए मैं वहां पे 12 क्यों लिया था। बॉस अगर मैं वहाँ एल लेता तो यहाँ क्या L/2 सेट करना पड़ता, और अगर यहाँ L/2 लिखते तो क्या फॉर्मूला और मुश्किल दिखता ना। यस, तो फॉर्मूला का इजी रिप्रेजेंटेशन देने के लिए जानबूझ के शुरू से ही डायपोल की लेंथ को क्या लिया है, 12। और ऐसा मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, बुक्स में भी यही स्टैंडर्ड चलता है, इसलिए हम लोग भी ये स्टैंडर्ड ले रहे हैं, ठीक है? मुझे समझा दिया डायपोल की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ये कितना आएगा? हाँ, ये सीखना है आपको। मेक श्योर ये आपके डायपोल का एक्सियल पोजीशन का एक्यूरेट फॉर्मूला है। मगर मोस्ट ऑफ द टाइम डायपोल को शॉर्ट डायपोल मानते हैं, तो क्या लेंथ को नेग्लेक्ट कर दें? यस, लेंथ को नेग्लेक्ट करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा जो आपको याद है, 2 KP/R क्यू। ओरिजिनल फॉर्मूला, दिस इज अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला। यहाँ मैंने इक्वल लिखा है और यहाँ पे मैंने अप्रोक्स इक्वल लिखा है। जिस तरफ डायपोल मोमेंट होगा उस तरफ क्या बनेगा, ई एक्सियल बनने वाला है। दूसरा ये ई इक्वेटर। हाँ जी, KP/R क्यू तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला है, ओरिजिनल फॉर्मूला। शाबाश, ओरिजिनल फॉर्मूला। अरे पढ़ा है आपने, क्या बात कर रहे हो भाई, पढ़ा है तुम लोगों ने, वहां पे भी पढ़ा है। हाँ हाँ पढ़ा। KP/केपी क्या है हर हर फॉर्मूला में केपी तो आता है, बोले KP बोले बाकी लिख दो अब। डायपोल के हर फॉर्मूला में केपी तो आ ही जाएगा बे। बोले हाँ केपी, बोले बाकी आप देख लो यार। केपी मुझे याद है। KP/, हाँ R³ तो अप्रोक्स फॉर्मूला है, बोले KP/, हाँ बोले जल्दी बोले, मैं गलत लिख दूंगा। जल्दी बोलो, मैं गलत लिखने वाला हूँ, बोले। हाँ के 3/2, वेरी गुड। दिस द फॉर्मूला KP/R² प्लस L² पावर 3/2। दिस द एग्जैक्ट फॉर्मूला फॉर इक्वेटोरियल पोजिशन। बट अगेन इफ डायपोल इज शॉर्ट, L को नेग्लेक्ट करेंगे, देन यू आर हैविंग KP/R³ इन डायरेक्शन अपोजिट टू P। अगर मैं आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला भी दे रहा हूँ और अप्रोक्स फॉर्मूला भी दे रहा हूँ, ये मैं मानता हूँ कि 95% क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको शॉर्ट फॉर्मूला से काम चलेगा। लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ तो टाइम पास के लिए नहीं लिखवा रहा हूँ, कहीं ना कहीं अगर मैं कभी चेक करना होगा तो हम आपसे ऐसा सवाल मार देंगे जहाँ पे एक्यूरेट फॉर्मूला काम में आएगा। इसीलिए अगर हमने लिखा है तो उसको याद भी जरूर करें। मैं मानता हूँ कि ये बहुत रेयरली काम आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं काम में आने वाला है, इसलिए याद करना चाहिए। कष्ट होगा तो भी लिखना है, वो कष्ट होगा तो याद करना है, ठीक है? डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट टू P हो जाएगी। यानी
एक्सिस पर तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनता है, पी के अलोंग बनता है, और इक्वेटर पर पी के अलोंग की उल्टे में बनता है, उल्टे में बनता है, ये हमारे पास जानकारी है। ओके, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अ, अच्छा, इनके और भी बहुत सारे नाम होते हैं ना। एक्सियल पोजीशन के तीन चार नाम है, आपको याद होने चाहिए। एक्सियल पोजीशन को हम बोल सकते हैं एंड ऑन पोजीशन, या 10A पोजीशन, या लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन। जिनको नहीं पता है लिख लेना साइड में कहीं। एंड ऑन पोजीशन, एक्सियल के क्या क्या नाम है बेटे, एंड ऑन, इसी का नाम है 10 पोजीशन, और इसी का नाम है लॉन्गिट्यूडनल। होता है ना, वेव्स होती है लॉन्गिट्यूडनल वगैरह, लाइक दैट। ये सब किसके नाम है, एक्सियल पोजीशन के। तो पता है कई बार हम आपको फंसाने के लिए एक्सिस पे सवाल करना होगा तो नहीं बोलेंगे एक्सिस पे बताइए, क्या बोलेंगे, एंड ऑन पोजीशन में बताइए। तो एंड ऑन और एक्सिस का मतलब एक ही, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इक्वेटर के भी बहुत सारे नाम है। इक्वेटर के क्या क्या नाम है इसके, ब्रॉड साइड, ब्रॉड, ब्रॉड साइड, 10B ब्रॉड साइड पोजिशन, या 10B पोजिशन, या ट्रांसवर्स पोजिशन। ब्रॉड साइड, 10B, ट्रांसवर्स, सब इसी के बारे में नाम है। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेटर के बारे में। थर्ड, जरा इस सीन को समझिए मेरे साथ, -Q + Q, ये देखिए मिड पॉइंट से R दूरी पर थीटा एंगल पे, ये कोई लोकेशन है, यहाँ E जानना है। आप देख रहे हैं ये जो लोकेशन है मेरे ख्याल से एक्सियल नहीं है, मेरे ख्याल से इक्वेटोरियल भी नहीं है, क्या जनरलाइज पोजीशन है ये। तो इस जनरलाइज पोजीशन की अगर हम फॉर्मूला बनाते हैं तो फॉर्मूला आता है कि वही जो आपको याद है, KP/R³ √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सही बात है, ये जनरलाइज पोजीशन का फॉर्मूला है। क्या आप देख रहे हैं हर बार में हर जगह ई और पी के बीच का एंगल भी आपको बता रहा हूँ ना, यस यस यस, हर जगह में ई और पी के बीच का एंगल बता रहा हूँ ना। बताइए, एक्सियल मामले में ई और पी के बीच का एंगल क्या जीरो हो जाएगा, इक्वेटोरियल मामले में हो जाएगा। तो बॉस ई भी वेक्टर है और पी भी वेक्टर है, तो हर जगह दोनों के बीच में कोई एंगल रहेगा। एक्सियल मामले में दोनों के बीच का एंगल कितना है, जीरो। इक्वेटर मामले में दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180। पता लग रहा है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यार यहाँ पे भी जो ई बनेगा, क्या उसका इस पी के साथ कोई ना कोई एंगल होना चाहिए, यस। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला अपने पास, एंगल बिटवीन ई एंड पी, इसके बीच में फॉर्मूला है अपने पास क्या, थीटा प्लस टेन इनवर्स हाफ टेन थीटा, ये फॉर्मूला है, थीटा प्लस टेन इनवर्स हाफ टेन थीटा। कुछ याद आ गया होगा, आई थिंक सेम चीज आपने वहां पढ़ी होगी, गांव की बात नहीं हो रही है। वहां मतलब बार मैग्नेट, मैग्नेट डाइपोल में पढ़ा होगा ना आपने, बार मैग्नेट, वहां पढ़ा होगा आपने, सेम चीज सेम फॉर्मूला इस तरह के रहेंगे। चलिए, ये थे डाइपोल के माहौल के सारे फॉर्मूला की लिस्ट, लिस्ट कंप्लीट होती है। अब हम लोग सवाल करने जा रहे हैं। सवाल करने के पहले मैं फाइनल ब्रीफिंग देता हूं आप लोगों को, उसके बाद सवाल शुरू करते हैं। सबने लिख दिया है, यस। डायपोल चुप बैठेगा कि माहौल बनाएगा, माहौल। तीन तरह के सवाल आपके स्कोप में है, एक्सिस में माहौल बनाना तो ये फॉर्मूला खेलना, इक्वेटर के माहौल बनाना तो ये फॉर्मूला खेलना। मैंने आपको हर जगह एक्यूरेट और शॉर्ट फॉर्मूला दोनों दिए हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में डायपोल के बारे में कुछ नहीं कहा जाएगा, तो आपको उसको शॉर्ट डायपोल मान के चलना है। तो यानी मजे करिए, मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सिस पे आसान फॉर्मूला यूज करना है, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको भी आसान फॉर्मूला ही यूज करना है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, डायरेक्शन का ध्यान रखें, तो पी के अलोंग जाना है, इक्वेटर पे अगर खेलेंगे तो पी के अपोजिट जाना है। अगर जनरलाइज लोकेशन मिल जाए तो फिर फॉर्मूला ये रहेगा, 0 180 के यहाँ से बनाना पड़ेगा ना, यस। और ये थीटा क्या है यहाँ पर, क्या पोजीशन वेक्टर का डाइपोल से एंगल, थीटा क्या है यहाँ पर, पोजीशन वेक्टर का डाइपोल से एंगल, वो हम आपको दे देंगे, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ये। चलिए, कार्यक्रम शुरू करते हैं, आपके नीट के सवाल से शुरू करते हैं। लिखें, at same distances from a dipole, at same distances from a dipole, at same distances from a dipole। बस। और मुझे बोला कि एक्सिस पर और इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक का रेशियो चाहिए, यस रेशियो चाहिए। हाँ बोलो बोलो, 2:1, क्या दिख रहा है, हाँ 2:1, ठीक है, उसकी बात करते हैं भी, कितना आंसर हो रहा है, 2:1 आंसर हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अपने एग्जाम में जब एक क्वेश्चन था तो वहाँ ऑप्शन थे 21 12 81 18, क्या आंसर है, 2:1। ये अपने एग्जाम वाली बात होगी, हाँ यार ये आंसर रहेगा, मानते हैं आप लोग, यस। ये तो अपने नीट वाली बात हो गई, 21 12 18 81, मेरा आंसर क्या होगा, ये तो हो जाएगा। लेकिन हमें और अच्छी बातें, यस, अगर ऑप्शन 2:1 भी हो और साथ में 2:1
अप्रोक्स भी हो, विच इज बेटर आंसर? क्योंकि शायद 2-1 वाला जो फॉर्मूला था वो एग्जैक्ट नहीं कि अप्रोक्सीमेटेड, तो ऑब्वियसली मुझे कहना चाहिए ये आंसर सही है, मगर ये सही कि ज़्यादा सही? ज़्यादा सही है। तो मैं देखूंगा आपने मुझे क्या डिजाइन दिया ऑप्शन का, मैं उसके साथ डिसाइड करूंगा। और ज़्यादा आगे जा सकते हैं हम लोग, अगर एक ऑप्शन ये मिल जाए कि सही कि बहुत ही ज़्यादा सही है, इसमें माइनस आके बता रहा है कि एक्सिस और इक्विटेबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सेम या जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट, तो इस तीनों में बेस्ट ऑप्शन शायद ये वाला है। तो मैं देखूंगा आपने मुझे क्या दिया है। अपने ऑप्शन थे 12, 21, 18, 81, वहां क्या मार दो, 2 मार दिया, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर और अच्छा अच्छा बात करनी है तो अप्रोक्स भी है वो, साथ में माइनस भी शामिल कर लेंगे तो इसमें डायरेक्शन वाली नॉलेज भी शामिल हो जाएगी। इससे देखना है कंफर्टेबल। अगला क्वेश्चन। आपने देखा कि डायपोल माहौल बना रहा है, माहौल का दूरियां के साथ रिलेशन, यस ये दूरियां डिपेंड्स और डज नॉट मैटर से डज नॉट मैटर, मैटर पता लग रहा है ना। और आपने दुनिया भर की चीजें पढ़ी है ना, आप तो पॉइंट चार्ज पढ़ के आए थे, स्फीयर पढ़ के आए थे, वायर पढ़ के आए थे। क्या हर एक में दूरियां के साथ रिलेशन सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है, मैं दिखाता हूँ आइए। मान लो आपने पॉइंट चार्ज पढ़ा था बच्चे, क्या वहां पे दूरियां के साथ 1/r² था ना? ई लॉन्ग वायर का दूरियां के साथ शायद 1/r था, ई शीट का दूरियां के साथ, और आज ई डाइपोल का दूरियां के साथ क्या 1/r³ चल रहा है? तो बस अपने अपने फॉर्मूला याद होने चाहिए। फॉर्मूलाज अगर याद ना, बस उनको देख करके हम आंसर कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, जरा आंसर दीजिए। सब लिखा हुआ है आपके सामने, यस। इन सभी ने एक पर्टिकुलर दूर पर माहौल बना दिया ई, पर्टिकुलर दूर पे माहौल बना दिया ई, या E/2 या E/4। लॉन्ग वायर डबल दूर पे E/2, शीट डबल दूर पे, और ट्रिपल दूर पे ये दूरियां नॉट मैटर, और डाइपोल डबल दूर पे E/8, E/8। रिलेशन मेरे पास है तो इस तरह का वेरिएशन हम लोग कर सकते हैं। आपने देखा होगा सबके अलग अलग फॉर्मूला हमने याद किए हुए ना, तो रिकॉल करके हम देख सकते हैं कि कौन सी चीज का इलेक्ट्रिक फील्ड का दूरियां के साथ किस तरह का रिलेशन है। मैंने आपको लिख के भी दिया है। आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? तो अपनी बुक्स में इस तरह का सवाल है, डायपोल ने बनाया ई, तो बताइए डबल दूर पे कितना बनाएगा, क्या बनाएगा, क्या E/8 बना देगा? यह लिख देता हूँ यहाँ पे, इफ R डैश बराबर R तो E डैश इज E/8। ये जस्ट नोटिस करने की कोशिश की है। डबल दूर जाओगे तो माहौल E/8 हो जाएगा। हम्म, चल एक जेई का क्वेश्चन लेता हूँ और मैं उसका लैंग्वेज बोलता हूँ, जरा देखना फोटो ये बनना चाहिए क्या। मुझे बोला है कि एग्जाम के अंदर लैंग्वेज मत लिखना, ऐसे हो जाएगा। मुझे बोला है कि एग्जाम के अंदर टू डाइपोल P and 64P are placed along a straight line at separation 25 सेंटीमीटर in opposite direction। मुझे लगता है ये भाषा से क्या ये फोटो बनना चाहिए। एक डाइपोल P रहा होगा, एक डाइपोल 64P रहा होगा, दोनों आपस में कितना दूर पे बैठे हैं? तो बोल रहे हैं कि दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हैं। बोलो ये सीन बनना चाहिए क्या? फिर तसल्ली से लैंग्वेज सुने, एग्जाम में फोटो नहीं था, लैंग्वेज था। लैंग्वेज को पहले फोटो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर सुन लीजिए, टू डाइपोल्स P and 64P आर प्लेस्ड एट सेपरेशन 25 सेंटीमीटर इन अपोजिट डायरेक्शन। यही होना चाहिए। हो गया। फिर हमसे कहा गया कि इनके बीच में न्यूट्रल पॉइंट पता कीजिए। ये फोटो बनाए और लिखें। ये फोटो बनाने के बाद एक लाइन लिखिए कि फाइंड न्यूट्रल पॉइंट बिटवीन डाइपोल्स, फाइंड न्यूट्रल पॉइंट बिटवीन डाइपोल्स। ओके। इन डायपोल के बीच में कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है, मुझे वो लोकेशन ढूंढना है। तो मैं याद है एक बार मैंने न्यूट्रल पॉइंट बताना सिखाया था, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में। यहाँ पर वो लॉजिक नहीं चलेगा क्योंकि ये 2 पॉइंट चार्ज नहीं है भाई साहब, क्या 2 डाइपोल हैं? फर्क समझो ना, 2 पॉइंट चार्ज में आप करते हैं ना बीच में होगा आउटसाइड होगा, भाई साहब वहां ये नहीं चलेगा। ये 2 पॉइंट चार्ज नहीं है, क्या दो है, उसका नहीं चलेगा। ठीक है, रैंडमली दूर पे होगा, बोले यहाँ से होगा। यहाँ पे है कि नहीं जरा चेक कर ले, आओ। यस, यहाँ पर दोनों अपना अपना माहौल बनाएंगे। यस, पी के लिए कैसा पॉइंट है, एक्सियल, कैसा फील्ड मारेगा ये, अलोंग द पी मांगेगा, क्या ये इस तरफ मारेगा पी? इसके लिए एक्सियल था, उसके लिए एक्सियल या इक्वेटर? इसके लिए भी एक्सियल। और क्या ये भी अपने पी के अलोंग मारेगा? क्या ये यूं मार देगा? तो बताइए, इसमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बन रहे हैं, दोनों में सपोर्ट की झगड़ा चल रहा है, झगड़ा। और आपको झगड़े का आंसर जीरो चाहिए। आपकी डिमांड न्यूट्रल पॉइंट, तो क्या दोनों को बिठा दें हम लोग? चलो बिठा देते हैं।
तो बच्चों हमें क्या करना चाहिए, ईपी बराबर ई 64p करना चाहिए। मुझे गाइड करें, ये रहे इतने सारे फॉर्मूला, सही से आंसर आना चाहिए। यस, ईपी के लिए कौन सा फॉर्मूला उठाऊं मैं, एक्सिस के इक्वेटर, एक्सिस के इक्वेटर, ओरिजिनल की शॉर्ट, ओरिजिनल की शॉर्ट, कुछ नहीं कहा जाए तो शॉर्ट, ओरिजिनल की शॉर्ट, शॉर्ट फॉर्मूला इज 2 kb बाय डिस्टेंस, 2 kp बाय दूरियां, दूरियां बोले तो एक्स क्यूब। चलो उधर चलो, 64p वाले के लिए कौन सा फॉर्मूला उठाऊं, एक्सिस के इक्वेटर, एक्सिस के इक्वेटर, एक्सिस ओरिजिनल की शॉर्ट, शॉर्ट फॉर्मूला इज 2k, हाँ 64p अपॉन दूरियां क्या 25 माइनस एक्स का होल क्यूब। इसको सोल्व करेंगे तो एक्स का आंसर ला सकते हैं। हाँ शाबाश, 5 आंसर है, प्लीज चेक करें, फालतू बातें उड़ा दीजिए, क्यूब रूट ले लीजिए। क्यूब को में कोई फायदा नहीं है, रूट लेने में फायदा है। ये 25 माइनस एक्स, तो यहाँ सोल्व करें तो एक्स बराबर 5 सेंटीमीटर, मतलब पी डाइपोल से 5 सेंटीमीटर दूर पर आपका न्यूट्रल पॉइंट है। और 64 पी से पूछेगा तो 20 बोल देंगे, वो तो अपन देख सकते हैं। एग्जाम में जेई मेन में जो था वो सिर्फ पी से पूछा था, तो वहाँ मेरा आंसर कितना जा रहा है, 5 सेंटीमीटर। बोलिए। दो डाइपोल है, मतलब एक डाइपोल अपने आप में माइनस क्यू प्लस क्यू दोनों है उसमें, डाइपोल पी है तो पी माइनस पी मत सोचो, कंफ्यूज मत हो। डाइपोल में अपने आप में माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों है, माइनस पी प्लस ना, पी इज द डाइपोल मोमेंट, तो उस डाइपोल के अंदर अपने आप में क्या है ऑलरेडी, माइनस क्यू प्लस क्यू दोनों है। ठीक है। हम्म। ये जो जनरल पॉइंट का फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दिखाया हो ना, इसका भी यूज करना सीखते हैं ताकि और अच्छा रहेगा आपको। आइए सीन बना ये वाला, जैसे डाइपोल है मान लीजिए पी वैल्यू का, और आपने कहा है कि इससे 60 डिग्री यहाँ पर ई की तैयारी करनी है। एक डाइपोल है और यहाँ पर 60 डिग्री पर हमें ई की तैयारी करनी है। कैसा पोजीशन लग रहा है, एक्सिस या इक्वेटर या जनरल, जनरल। क्या जनरल पॉइंट का ई बनाने का फॉर्मूला हमें सिखाया गया है, यह है। और ईमानदारी से 60 डिग्री एंगल डाल देंगे अपन। चलो शुरू करते हैं, नथिंग स्पेशल, ये फॉर्मूला यूज करना सिखा रहा हूँ, बड़ी कोई बात नहीं है। आ जाओ, के पी बाय आर क्यूब तो था ही था, बच्चे क्या कर रहे हैं, 1 + 3 कोस स्क्वायर और 60, ये करेंगे आप लोग, जितना मैनेजेबल कर लीजिए। के पी अपॉन 2 r क्यूब, और ये आ रहा है √7, वो 60 हाफ होता है ना मेरे ख्याल से, उसको मैनेज कर लिए, जितना एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए यार, चेक कर लें, अंदर 7/4 बन रहा है ना, रूट करेंगे तो 7 को तो √7 लिख दिया, 4 को नीचे 2 किया, कर सकते हैं एडजस्टमेंट। इसमें मैं कुछ भी नहीं सिखा रहा आपको, जस्ट वो जो जनरल पॉइंट का फॉर्मूला था ना, जो थोड़ा सा मुश्किल सा दिख रहा है, थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है ना, वो फॉर्मूला को अप्लाई करने की टेक्निक बता रहा हूँ। बड़े, अगर मुझे गुणा भाग कराना है तो मैं क्या करूंगा, वैल्यू डाल दूंगा, पी का वैल्यू इतना है, दूरी इतना है, जरा गुणा भाग भी कर दो, कर लेना वो तो, ठीक है ना, कर सकते हैं सर। चलिए और आइए इसी में, इसी सवाल में और आइए। यस, यहाँ पर जो ई बन रहा है उसकी वैल्यू तो ये आ गई है। यहाँ पर ई कैसा बनेगा, पी के लॉन्ग पी के अपोजिट, या कुछ अलग ही एंगल बनेगा, कुछ अलग ही एंगल बनेगा। मुझे जानना है कि इस ई में पी के साथ एंगल क्या होगा, ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दूं। एंगल बिटवीन ई एंड पी, ये करने जा रहे हैं। यहाँ पे रख रहा हूँ मैं 60 डिग्री, रख दूँ 60 डिग्री, कितना होगा π/3 प्लस tan−1 हाफ, और क्या 10 π/3 हो जाएगा। एंड यू नो π/3 तो π/3 है, प्लस tan−1 इज इट √3/2, ये आंसर। आई थिंक इससे ज्यादा हम सोल्व नहीं कर सकते हैं आगे, tan−1 √3/2 का एंगल तो हम नहीं जानते हैं। अगर इसको और ज्यादा सोल्व करने लायक होता, मान लीजिए अभी tan−1 आया होता, तो क्या हम इसको 45 मान के आगे बढ़ जाता। तो जितना मैनेजेबल था उतना कर दिया, अब ये मेरा फाइनल आंसर ये हो जाएगा। ये जो सेकंड पार्ट अभी आपने किया, ये वाला क्वेश्चन जेई का है, ये कहानी थी, और सिर्फ एंगल पूछा था और आंसर ये था, वो तो मैंने ऐसे लिया साथ में। तो अगले ने क्या पूछा, इंटेंशन क्या है अगले का, क्या उसने जनरल पॉइंट का फॉर्मूला यूज करने की प्रैक्टिस कर ली आपसे। यस, उसने एंगल बोला 60 डिग्री है, और बोला कि यहाँ पे निकालो यूपी का एंगल कितना होगा, जो भी मैनेज कर सकते थे कर लिया, आंसर आ जाएगा, कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, जेई का क्वेश्चन लिखे।
लिखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, at a point is perpendicular to dipole, is perpendicular to dipole. Then find angle of position vector, find angle of position vector with dipole moment, with dipole moment. ओके okay. अब इस सवाल की स्पेशल बताता हूँ, ये सवाल मेरे लिए खास क्यों है। सवाल की लैंग्वेज समझते हैं पहले, मेरे कहने से मत चलना। यस, आराम से बात करते हैं, मुझे आपसे आंसर निकलवाने हैं। यस, एक डायपोल ने माहौल बनाया है। अब माहौल एक्सिस पे बनाया कि इक्वेटर बनाया कि जनरली नहीं बोला, बोला होगा कोई पॉइंट वहां माहौल बनाया, और क्या बोल रहा है, माहौल बना है वो पी के परपेंडिकुलर है। बॉस मामला शायद एक्सिस का नहीं है, बॉस मामला शायद एक्सिस का नहीं है, क्योंकि एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है कि जीरो एंगल होता है, जीरो। शायद मामला इक्वेटर का भी नहीं है। समझो इशारे कुछ समझ रहे हैं, एक्सिस पे तो जीरो एंगल बनता है बे, थ्योरी में वन। क्या बोल रहे हो आप मुझसे कि डायपोल ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के परपेंडिकुलर है। अरे क्या हो रहा है, क्या ई और पी में 90 एंगल है? तो मामला एक्सिस का है कि कतई नहीं है? मामला एक्सिस का कतई नहीं है, मामला इक्वेटर का भी कतई नहीं है, क्योंकि एक्सिस पे सिर्फ जीरो एंगल बनता था, इक्वेटर पे सिर्फ 180 बनता था। तो अगर तेरे यहाँ ई और पी का एंगल ना जीरो है ना 180 है, तो फिर कुछ भी एंगल हो जाए, क्या मामला जनरल बन रहा होगा? ये आपको लेना है, कहाँ बोला जनरल पॉइंट का है? मुझे समझना है कि भाई तेरा एंगल जीरो नहीं बन रहा है, 180 नहीं बन रहा है, उसके अलावा कुछ भी बन जाए, 110 बन जाए, 90 बन जाए, 60 40 कुछ बन जाए, मामला किसका है? जनरल पॉइंट का है। तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये गाना गा रहा है, ये फील्ड कहाँ स्टडी किया होगा इसने? क्या जनरल पॉइंट पे स्टडी किया होगा? यस। जनरल पॉइंट पर क्या ई और पी का एंगल मैं जानता हूं? जनरल पॉइंट पर क्या ई और पी का एंगल मैं जानता हूं? और जनरल पॉइंट पर ई और पी का एंगल इसने कितना दिया है? पाई/2। इसने कितना दिया है? पाई। इसने बोला है कि ई और पी परपेंडिकुलर है, मैं नहीं बोला हूं, इसने बोला है। तो भाई साहब, क्या ई और पी का एंगल इसने इनडायरेक्टली पाई/2 दे दिया है? तो मैं यहाँ पाई/2 लिख के क्या थीटा निकाल सकता हूँ? थीटा क्या है? क्या वाकई में पोजीशन, क्या डायपोल के साथ एंगल, पोजीशन वेक्टर का निकाल लिया, थीटा निकालना है। यस, आई थिंक इसका उल्टा सवाल हो गया। यहाँ पे हमने थीटा दे करके क्या ई और पी के बीच का एंगल पूछा था, और अभी क्या दे दिया? ई और पी के बीच का एंगल दे करके क्या थीटा पूछ लिया हमने। तो आई थिंक उसका जस्ट उल्टा क्वेश्चन हो गया। और ये मामला जनरल पॉइंट का ही है, उसने नहीं बोला, ये डिसीजन आपको लेना है, क्या वाकई में ये जनरल पॉइंट का है? हाँ, पता लगता है आप लोगों को। चलिए तो फिर आ जाइए। पाई/2 बराबर क्या? थीटा प्लस टेन इनवर्स हाफ टेन थीटा। तो आओ बच्चों, थीटा मैनेज करना है ना, करते हैं। एग्जाम में आंसर था टेन इनवर्स √2। चेक कर लें कैलकुलेशन, एकदम आसान सा सवाल है मेरे ख्याल से, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। कोई कन्फ्यूजन हो स्टेप में तो पूछें, कैलकुलेशन में कोई परेशानी हो पूछें। तो इस तरह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें क्लोज करता हूँ। वापस से याद दिलाता हूँ मैं आपको डायपोल पढ़ाना चाह रहा था। डायपोल के बारे में मुझे आपसे चार बात करनी थी अपने पास। डायपोल मोमेंट यानी पी, डायपोल मोमेंट मैंने मैनेज करना सिखाया। दूसरी बात क्या थी बच्चे, कि डायपोल कहाँ कितना माहौल बनाएगा। क्या मैंने आपको ई के सारे फॉर्मूला सिखा दिए हैं? यार, क्या हमने ई के सवालों की प्रैक्टिस करी है ना? ई के सवाल, कभी एक्सिस खेलेगा, कभी इक्वेटर खेलेगा, कभी जनरल पॉइंट, हम सब समझने लगे हैं। इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। ये थी दो बात। नाउ तीन बात, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल।
कोई भी डायपोल के आसपास कहाँ कितना पोटेंशियल होगा, बुक्स में जो हिसाब है वो एस क्यू प्लस क्यू, ये आपका डायपोल हो गया मान लीजिए पी वैल्यू का। ये मिड पॉइंट से आर दूर पर एंगल थीटा इधर, यहाँ पोटेंशियल की तैयारी करनी है। फोटो देख के बताइए कहाँ तैयारी चल रही है, एक्सिस, इक्वेटर या जनरल पॉइंट? जनरल पॉइंट हो गया। बुक्स में भी जो डेरिवेशन है वो सीधे जनरल पॉइंट का ही है, तो मैंने यहाँ पे बात कर लिया। अगर हम यहाँ का फॉर्मूला बनाते हैं, फॉर्मूला आता है के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला, एग्जैक्ट फॉर्मूला ये है, प्योर फॉर्मूला ये है। बट अगेन मोस्ट ऑफ द टाइम डायपोल इज कंसिडर्ड शॉर्ट डायपोल, तो इसे एल वाले टर्म को रखेंगे, भगा दें तो शॉर्ट फॉर्मूला इज के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। मेरा काम है आपको मैं पूरी जानकारी दूं। ये बात भी सही है कि 95% क्वेश्चन में आपका शॉर्ट डायपोल ही रहेगा, तो आपका काम शॉर्ट फॉर्मूला से ही चलने वाला है। फिर भी कभी मान लो बड़ा फॉर्मूला भी यूज करना पड़े तो आना तो चाहिए। पोटेंशियल ओरिजिनल फॉर्मूला, शॉर्ट फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। मैंने जनरल पॉइंट का पोटेंशियल आपको बता दिया। पोटेंशियल तो मेरे ख्याल से स्केलर होता है ना, तो यहाँ कोई डायरेक्शन का लफड़ा नहीं है। अभी तो बहुत चिल्ला रहा था मैं अलोंग पी या कोई, यहाँ कोई भी अलोंग नहीं है, कोई मजे करिए यहाँ तो बस वैल्यू पकड़िए और मजे करिए, ठीक है। ओके, एक बात है ना बॉस, अगर मैं थीटा 0 कर दूं शायद एक्सिस पे आ जाऊंगा, और थीटा 90 करते शायद मैं इक्वेटर पे आ जाऊंगा। चलो ऐसा करते हैं, चलते हैं जरा। थीटा 0 किया तो वी एक्सिस लिख दूं मैं आपके लिए, वी एक्सिस आ रहा है के पी बाय आर स्क्वायर, वही शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। और थीटा 90 करके देख लेते हैं, इक्वेटर पे आ गए, क्या 0 आ रहा है? तो ये पोटेंशियल के फॉर्मूलाज हैं, डायरेक्शन का कोई लफड़ा नहीं है। अपने बुक्स में भी पोटेंशियल के फॉर्मूला बहुत, सॉरी, क्वेश्चन बहुत रेयर होते हैं। डायपोल के जो पोटेंशियल कैलकुलेशन के जो न्यूमेरिकल होते हैं बिल्कुल रेयर होते हैं, मतलब पूरा किताब सोल्व करके मुश्किल से एक या दो क्वेश्चन मिलते हैं। तो मजे करिए, पोटेंशियल का ज्यादा सवाल नहीं होता, फिर भी फॉर्मूला में याद है। एक विशेष बात जो मैंने नोटिस की क्या है, डायपोल के इक्वेटर पोटेंशियल कितना होता है? 0। इसको एज अ कॉन्सेप्ट भी आप पकड़ सकते हैं। और मैथ्स ने आपको बताया कि इक्वेटर पोटेंशियल 0 कहाँ है, इक्वेटर, क्या ये है क्या इक्वेटर? तुम्हारी मैथ्स क्या बोल रहा है तुम लोगों को कि यार वो इक्वेटर पोटेंशियल 0 होता है, इसको एक कॉन्सेप्ट की तरह पकड़ सकते हैं। मैथ्स ने अपना काम कर दिया, लेकिन मैथ्स रखो साइड में, शायद कॉमन सेंस से भी इक्वेटर पे 0 आना ही चाहिए था। कारण समझिए कि यहाँ पर ये नेगेटिव मान लीजिए -3 वोल्ट पोटेंशियल भेजेगा, तो ये प्लस वाला यहाँ पर क्या +3 वोल्ट भेजेगा ना, दोनों 0। अगर इसने मारा -5 वोल्ट तो ये मारेगा +5 वोल्ट 0, -7 वोल्ट तो ये कितना मारेगा +7, क्योंकि दोनों की दूरियां सेम है, चार्जेस की वैल्यू सेम है। तो एक जना जितना नेगेटिव पोटेंशियल भेजेगा, क्या दूसरा मेंबर उतना ही पॉजिटिव भेजेगा? क्या वाकई में जोड़ 0 आएगा कि आकर ही रहेगा? तो कॉमन सेंस से मुझे पता लगता है कि यार मेरी इक्वेटर पर पोटेंशियल क्या होने वाला है? 0। मैथ्स ने बोला 0 होगा, मैथ्स अपना काम कर रहा है, अच्छी बात है। कॉन्सेप्चुअली मुझे दिखता है जितना नेगेटिव मेंबर वो भेजेगा उतना ही पॉजिटिव में भेजेगा, हिसाब कितना आएगा? 0 आएगा। हमें पता लग गया ये एक बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि आपकी इक्वेटर पोटेंशियल 0 है, ये बोला ना आप लोगों ने, तो भाई साहब अगर इक्वेटर पोटेंशियल 0 है तो एक स्टेटमेंट दिया जा सकता है, इक्वेटर पर अगर मैं किसी चार्ज क्यू को एक जगह से दूसरी जगह ले जाऊं, क्या वर्क डन 0 रहेगा? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, 0 वोल्ट से 0 वोल्ट घुमाते रहिए, कष्ट होगा कि कतई नहीं होगा? कतई नहीं होगा। तो लिखो पोटेंशियल ऑन इक्वेटर इज 0, सो potential on equator is 0, so work for moving a charge, work for moving a charge on equator is always 0, is always 0। सहमत है इस बात से? बहुत लॉजिकल बात है, बहुत सिंपल सी बात है, 0 ये हो जाएगा 0। अब अगर आपने पकड़ ली, एक छोटा सा जो आईटी में आया हुआ है, लिखें डायपोल is placed at origin, dipole is placed at origin in x direction, in x direction, ठीक है, फुल स्टॉप। आगे लिखें फाइंड वर्क फॉर शिफ्टिंग चार्ज कैपिटल Q, फाइंड वर्क शिफ्टिंग चार्ज कैपिटल Q फ्रॉम A to B, और ये लोकेशन लिखना है साथ में, फ्रॉम A to B।
ये लोकेशन है, ए से बी ले जा रहे हैं, ए और बी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। अब देखो ना, जिनके फंडे के लिए वो पेन भी नहीं चलेगा, आंसर जीरो आने वाला है। यस, आओ बातें करते हैं, पहले समझा दूं आपको, समझते हैं, आराम से समझते हैं ना। इधर आ जाओ, ये लो, ये रहा आपका एक्स एक्सिस, है ना। तो ये मान लो वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस, किसी को भी लो, ये एक्स है, ये वाली जो वाई है जेड हो गया। रेडी, आइए। आपने स्वीकार किया कि डायपोल कहाँ रखा है, अलोंग एक्स एक्सिस, ये रखा हुआ है। तो बोलिए जो वाई एक्सिस होगा क्या इसका इक्वेटर हो रहा है? तो अभी आपने क्या सीखा, पूरे वाई एक्सिस पूरे इक्वेटर पोटेंशियल होगा कि जीरो होगा? जीरो होगा। वाई एक्सिस पोटेंशियल जीरो होगा। क्या जो जेड एक्सिस है क्या वो भी इसका इक्वेटर है? यस, जेड एक्सिस भी इसका इक्वेटर है, यानी कि पूरे जेड एक्सिस पे पोटेंशियल कितना होगा? जीरो। मैं अभी भी सीख के आया हूँ कि इक्वेटर पोटेंशियल जीरो होता है। तो डायपोल अगर एक्स डायरेक्शन के अलोंग है तो पूरा वाई एक्सिस पे पोटेंशियल जीरो है, और पूरा जेड एक्सिस पे भी पोटेंशियल जीरो। ये मेरी नॉलेज है। और क्या आप इसको पहचानते हैं, लोकेशन कहाँ पर है, क्या वाई एक्सिस पर? तो भाई साहब पूरे वाई एक्सिस पे सूखा पड़ा हुआ है, तो बताओ इसका पोटेंशियल भी क्या जीरो होगा? और ये लोकेशन कहाँ पर है? जेड एक्सिस पर। पूरे जेड एक्सिस पे सूखा पड़ा है यार, तो बोलो इस लोकेशन का पोटेंशियल भी क्या होगा? जीरो। तो ये लोकेशन भी जीरो और ये लोकेशन का भी जीरो, तो 0 वोल्ट से 0 वोल्ट के बीच में चार्ज को चलाते रहिए, वर्क डन होगा कि जीरो होगा? जीरो होगा। तो एक्सप्लेनेशन इस चाहे तो इस तरह से लिख दें आप लोग, सॉल्यूशन में इस तरह से लिख दें कि वी इक्वेटर जीरो होता है, इसलिए वी वाई एक्सिस बराबर वी ए दैट इज जीरो, वी जेड एक्सिस बराबर वी बी जीरो। समझ में आ जाएगा? पूरा दे दिया, वी वाई एक्सिस वी ए, यू नो वी ए लोकेशन का है वाई एक्सिस पे, आ जाएगा समझ में इससे? जीरो। आ जाओ, वर्क डन। क्यू वी बी माइनस वी ए दैट इज जीरो। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, नोट्स में देने के लिए लिखा है मैंने। आई थिंक इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, अगर एग्जाम में सवाल करना तो सीधा कॉमन सेंस चलना चाहिए। ये जीरो पोटेंशियल, ये भी जीरो पोटेंशियल, वर्क डन विल बी जीरो। समझ में आया कि ये तो उन्होंने पूछा और हमने जवाब भी दे दिया, मैं उसमें चेंजेस कर रहा हूँ, मुझे सही सब आंसर चाहिए होंगे। रेडी, आप लोग मत चेंज करना। रेडी, अभी वर्क डन कितना था? जीरो। अब सुनो आप, -5, अब बोलो। नहीं, ये माइनस जेड एक्सिस हो गया, जीरो रहेगा, जीरो रहेगा श्योर। ये क्या मामला है, क्या वाई से वाई? तो आई थिंक वाई से वाई जाएंगे तो भी जीरो, जेड से जेड पे जाएंगे तो भी जीरो, जेड से वाई जाए चाहे वाई से जेड जाए, क्या जीरो ही रहेगा? क्योंकि आपके दिमाग में एक बात घुस चुकी है कि पूरे वाई एक्सिस पर सूखा पड़ा हुआ है, पूरे जेड एक्सिस पे भी सूखा पड़ा हुआ है, तो सूखा जगह से दूसरा सूखा जगह पे चलते रहिए, जीरो जीरो घुमाते रहिए, वक्त आएगा कि कतई नहीं आएगा। बिल्कुल आंसर जीरो होना चाहिए। और ये सारा सवाल किस बेस पर डिजाइन किया हुआ है? बच्चे के दिमाग में भरा होना चाहिए कि किसी भी डायपोल की इक्वेटर का पोटेंशियल जीरो होता है, और डायपोल होंगे तो वाई एक्सिस भी उसका इक्वेटर है, और एक्स जेड एक्सिस भी उसका इक्वेटर है, इसलिए वहां पोटेंशियल कंफर्म कितना है? जीरो है। ठीक है, हो जाएगा। ये था पोटेंशियल की बातें, 3 बात खत्म। इट्स टाइम फॉर 4 बात, मुझे 4 बात करनी थी। इट्स टाइम फॉर 4 बात। 4 बात में लिखे हैं, बिहेवियर इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बिहेवियर इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सीन क्या है? इसे मानिए कोई फर्स्ट क्लास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और मैंने अपने डायपोल को ला के रख दिया, ये देखिए डायपोल को ला के रख दिया, -q और +q, लेट मेक एंगल थीटा। मैंने अपने डायपोल को किसी एक्सटर्नल फील्ड में ला के रखा है, और फील्ड भी कैसा है? यूनिफॉर्म है, ठीक है। और मैंने डायपोल को कैसे रखा है? अलोंग द फील्ड या मेकिंग सम एंगल, मैंने ला के रख दिया। और मुझे यहाँ स्टडी करना है कि यहाँ पर मेरे डायपोल के साथ किस तरह का बिहेवियर होगा, फोर्स कितना रहेगा, टॉर्क कितना रहेगा, इस पर चर्चा करनी है। आइए मिलजुल के काम करते हैं। यस, जैसा कि आपको पता है, इस पे लगता है फोर्स कितना, क्यू ई इधर लग जाएगा, इस पे क्यू ई का इधर लग जाएगा। यस, और दोनों फोर्स बराबर है, दोनों फोर्स बराबर है और अपोजिट है, क्या नेट फोर्स जीरो हो गया? हाँ जी, डायपोल नेट फोर्स जीरो। मैंने सुना है फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटरी मोशन। आप पे फोर्स नहीं तो ट्रांसलेटरी की नो ट्रांसलेटरी, मुझे कहना पड़ेगा नो ट्रांसलेटरी, नो ट्रांसलेटरी, सही बात है। हाँ, दोनों फोर्स आपस में बैलेंस जरूर हो रहे हैं, लेकिन दोनों की एक्शन लाइन क्या डिफरेंट है? यस, इसकी एक्शन लाइन ये है और इसकी एक्शन लाइन ये है। आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि दो फोर्स ऐसे लगेंगे कि दोनों की एक्शन लाइन डिफर करे, क्या दोनों मिलकर कपल या टोक बना देते हैं? यस, वो कपल या टोक बनेगा तो उसका फॉर्मूला टोक इज पी साइन थीटा, वेक्टर चाहिए तो टोक वेक्टर इज पी क्रॉस ई वेक्टर, ये हो जाएगा। वहां शायद एम बी साइन थीटा था,
वहाँ एम भी साइन दे रहे हैं, क्या चल रहा है, पी साइन दे रहा है, बिल्कुल पैरेलल चल रहा है। पोटेंशियल एनर्जी बारे में माइनस पी कोस थीटा, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में माइनस पी कोस थीटा या माइनस पी डॉट ई वेक्टर। वहां एम भी चलता था, यहाँ ई चल रहा है। पता लग रहा है सबको? ओके। और कई बार हम आपसे ये चर्चा करते हैं कि डायपोल अभी थीटा वन एंगल बना के बैठा हुआ है, उसको किसी दूसरी पोजीशन थीटा टू पे शिफ्ट करना है, तो उसके लिए वर्क कितना होगा? तो कौन सा वर्क? एक्सटर्नल वर्क। एक्सटर्नल वर्क कहाँ से आएगा? थीटा वन से थीटा टू। ये क्या होगा? यू थीटा टू माइनस यू थीटा वन, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से माइनस पी कोस थीटा टू, इनिशियल क्या हो जाएगी? माइनस पी कोस थीटा वन। सब सेट कर रहे हैं तो आपको आ रहा है पी cos थीटा वन माइनस cos थीटा टू। वहाँ शायद एम भी चलता था, सेम फॉर्मूला है। तो बस मुझे तो और अच्छा बोलना चाहिए ना, आपको दो डाइपोल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने वो डाइपोल अच्छे से पढ़ लिया है ना, तो ये डाइपोल भी आपका कवर, ये डाइपोल अच्छे से पढ़ लिया तो वो भी आपका कवर है। यस, दोनों के सिंबल्स फर्क है बस, बाकी दोनों के फॉर्मूलाज डायरेक्शन सब सेम है। तो एक डाइपोल आप अच्छे से पकड़ लीजिए, समझ लीजिए, सारे डाइपोल आप जेब में आ जाएंगे। तीन डाइपोल है अपने सिलेबस में, पता है ना आप लोगों को? याद दिलाओ मुझे जरा। एक डायपोल में पढ़ा रहा हूँ माइनस क्यू प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक डायपोल। एक डायपोल आपने पढ़ा था माइनस एम प्लस एम, मैग्नेटिक डायपोल। एक करंट कैरिंग लूप जो कि डायपोल का बिहेव करता है, याद आया? इसका एम वाज एन आई ए वगैरह पता लगता है सबको? यस। तो ध्यान दें, अपने सिलेबस में तीन डायपोल हैं। एक है इलेक्ट्रिक डायपोल जो मैं पढ़ा रहा हूँ, एक होता है बार मैग्नेट यानी कि रियल मैग्नेट डायपोल माइनस एम प्लस एम, एक करंट कैरिंग लूप इज ऑल्सो बिहेव लाइक मैग्नेटिक डायपोल। कुल मिला के तीन डायपोल अपने सिलेबस में है। और ये तीन को तीन मत मानो, इनको एक ही मानो। अगर एक डायपोल अच्छे से सीख लिया, एक डायपोल के सारे फॉर्मूला पता है, तो समझो तीनों डायपोल अपने कब्जे में आ जाएंगे। ठीक है, ये थे फॉर्मूलाज के बारे में। इसमें ध्यान दें कि आप जानते हैं इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? माइनस पी। और मैक्सिमम कितना होगा? प्लस पी। ठीक है, साधारण क्वेश्चन अगर हमें मारने हो तो हम क्या बोल सकते हैं? कभी कभी हम बोलेंगे भाई पी की वैल्यू ले लो, ई की वैल्यू दे देंगे, और थीटा कुछ भी देंगे, 30 45 60 90 कुछ भी एंगल पकड़ाएंगे, बोलेंगे टॉर्क लाइए, गिन सकते हैं, बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी लाइए, गिन सकते हैं ना। इससे आसान दुनिया में कुछ हो भी नहीं सकता। पी दे देंगे, ई दे देंगे, एंगल दे देंगे, कभी बोलेंगे टॉर्क लाइए, कभी बोलेंगे यू लाइए, गिन सकते हैं। ये तो आप कर लेंगे। लेकिन जो इस वाले में कभी कभी एंगल में गड़बड़ होती है। एक क्वेश्चन लिखें, डायपोल इज परपेंडिकुलर टू फील्ड। डायपोल इज परपेंडिकुलर, नॉर्मल टू फील्ड, परपेंडिकुलर टू फील्ड। कैलकुलेट वर्क, कैलकुलेट वर्क फॉर रोटेटिंग इट, फॉर रोटेटिंग इट। दो है इस तरह से, फॉर रोटेटिंग इट। पहला क्वेश्चन बाय 180 डिग्री और दूसरा क्वेश्चन टू 180 डिग्री। बायो टू का लफड़ा सिखाना है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन, वर्क डन, पीई। पहला एंगल तो क्या 90 होगा? डाइपोल कैसा रखा है? परपेंडिकुलर फील्ड, पहला एंगल तो 90 हो गया। अब आप उसको 180 घुमा देंगे तो नया एंगल कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा, यानी कोस 90 माइनस कोस 270। दूसरा ई, पहला एंगल तो 90 हो ही गया। अब आपने उसको ऐसा इतना घुमाया कि फाइनल एंगल कितना बन गया है? 180। ये बाई और 180, बाई और टू का डिफरेंस समझ में आता है क्या? बाय 180 यानी 180 घुमाया तो 90 तो आप पहले बना रहे थे, 180 और घुमाया भाई साहब, तो नया एंगल कितना बन जाएगा? 270। और ये क्या कह रहा है? घुमा करके फाइनली कहां पहुंचाया? 180 पे। तो वहां नया एंगल खुद ही कितना है? 180 है। ले लीजिए आंसर जो भी है, cos 180। क्या प्लस पी भी नहीं है, बस एंगल्स का जो लफड़ा कभी कभी बच्चे गड़बड़ करते हो मैंने नोटिस कराया है। इनिशियली डायपोल वाज परपेंडिकुलर टू फील्ड, यानी दोनों ही सालों में इनिशियल एंगल तो 90 था। मुद्दा है कि दूसरा एंगल कितना लिखें। दूसरा एंगल जो है ना, वो क्या लिखते हैं? जो फाइनल एंगल होता है वो लिखते हैं। तो आपने बोला 180 घुमाएंगे, तो 180 और घुमाएगा भाई, तो 90 तो पहले से है, तो नया एंगल कितना होगा? 270। और दूसरे में आपने क्या बोला? घुमा के 180 पे ले जाएंगे, यानी कि फाइनली एंगल कितना है? 180। इस तरह से काम करना है, हो जाएगा। तो इस तरह के छोटे मोटे सवाल भी आप मैनेज कर सकते हैं। आइए कुछ केसेस बनाते हैं, स्पेशल केस।
ये देखिए स्पेशल केस, थीटा बराबर 180, थीटा 180 हो तो थीटा 180 का मतलब क्या हो गया, ये देखो डायपोल कहाँ देख रहा है, क्या पॉजिटिव फील्ड देख रहा है, ये देखो ई कहाँ पर है, राइट वर्ड, और पी कहाँ पर है, राइट वर्ड की लेफ्ट वर्ड, लेफ्ट वर्ड, क्या दोनों में आकर में 180 हो रहा है ना, हो रहा है 180, बुला लो सब लोगों को, यस सारे फॉर्मूलाज को। हाँ जी, फोर्स तो वैसे भी जीरो और क्या ऐसे भी जीरो आ रहा है, यस, क्या टॉर्क भी जीरो आ रहा है इस बार, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था आपका, पी साइन 180 रखोगे, साइन 180 कितना होता है जीरो, क्या टॉर्क भी जीरो हो गया, यस, ओके यू रख के देखो, यू कितना आ रहा है, क्या प्लस का पी आ रहा है, इज इट मैक्स, ये मैंने 180 डिग्री एक स्पेशल है, 180 को मैंने आपके फॉर्मूला में रखा, तो ये सब रिजल्ट है, रिजल्ट को शब्दों में कन्वर्ट करते हैं। इस स्थिति में डायपोल पे फोर्स जीरो है, यानी वो ट्रांसलेट नहीं करेगा, टॉर्क भी जीरो, यानी वो रोटेशन भी नहीं करेगा। अरे तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, इसका मतलब क्या तुम इक्विलिब्रियम में हो गए। और मैंने सुना इक्विलिब्रियम भी तीन टाइप का था, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, क्या हम मैक्सिमम पोटेंशियल लगा के बैठे हैं, किसमें हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हमें पता लग गया कि जब जब डाइपोल अपोजिट डायरेक्शन में बैठेगा दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये हमें पता लगा। सेकंड, थीटा बराबर 0 डिग्री, ई भी राइट वर्ड देख रहा है और पी भी कहां पर है, राइट वर्ड, ई और पी दोनों क्या हो गए, एक ही डायरेक्शन में है, क्या वाकई में थीटा जीरो हो गया। पी डायपोल कहाँ देख रहा है, इधर उधर या अलोंग द फील्ड देख रहा है, अलोंग द फील्ड, अच्छी बात है, देख रहा है उधर, यस, थीटा जीरो, आओ सब बातों को रख दें इसमें, फोर्स जीरो था, टॉर्क भी जीरो है, और इस बार यू जो है ना वो माइनस पी, क्या मिनिमम आ रहा है ये, तो क्या मैं कह दूं ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो पहले मैंने आपको जनरलाइज फॉर्मूला सिखाई ये वाले, फिर मैंने आपके लिए दो स्पेशल केस बनाए, और दो स्पेशल केस में थीटा जीरो पर स्टेबल इक्विलिब्रियम है और थीटा 180 पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। आपने कुछ विशेष नोटिस किया इसके अंदर, टोर का फॉर्मूला देखना यार, ये है क्या टोर का फॉर्मूला, मुझे बताइए टोर का जीरो वैल्यू सिर्फ दो ही बार आ सकता है, थीटा जीरो या थीटा 180, कोई तीसरा एंगल दिमाग में है क्या जहाँ पे थीटा जीरो आएगा, ना आएगा कि नहीं आएगा, तो मुझे लगता है केवल दो ही बार आपको इक्विलिब्रियम मिल रहा है, यस, बहुत सारे ओरिएंटेशन है, दो ओरिएंटेशन, दो ओनली, पूरे डायपोल के बारे में केवल और केवल दो ही ओरिएंटेशन ऐसे हैं जब डायपोल पर टॉर्क जीरो आएगा और जब डायपोल इक्विलिब्रियम में रहेगा, कौन से दो ओरिएंटेशन है, 0 डिग्री और 180 डिग्री, और दो ओरिएंटेशन में भी एक में तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है और एक में तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कोई तीसरा है कि कतई नहीं है, कतई नहीं, पक्की हो गई अपनी बात क्या, कि डायपोल को अगर हम फील्ड में रखेंगे तो डायपोल इक्विलिब्रियम में केवल और केवल दो ही ओरिएंटेशन में आ सकता है, उन दोनों में भी एक तो रहेगा स्टेबल और एक तो रहेगा अनस्टेबल, और स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद करना चाहिए। अगर मैंने बोला आज के बाद डायपोल फील्ड में स्टेबल इक्विलिब्रियम में बैठा हुआ है तो आप समझ जाना 0 डिग्री का मामला है, डायपोल फील्ड में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में बैठा हुआ है तो आप समझ जाना मामला 180 का, ये आपको समझना पड़ेगा, सुन लिया आप लोगों ने, ये सब आपको याद भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मामला ऐसा हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अगर आप बोल रहे हैं ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये रहा डायपोल आपका, क्या डायपोल पे फोर्स स्ट्रोक लग रहा है कि आराम से बैठा है, आराम से। अब जरा सोचो अगर मैं इसको हल्का सा एंगल देके छोड़ दूं, तो हल्का सा एंगल दे क्या टोक लगेगा, क्या वापस आएगा, और वापस आके रुकेगा नहीं, क्या लगातार ऐसे ऐसे करेगा, एंड ऐसे ऐसे ऑसिलेशन तो जरूर होगा, ऐसे में होगा कि हो सकता है, अगर हमें कहा जाए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाज नेग्लिजिबल तो क्या ऐसे में हो जाएगा, यस, तो लिखना चाहिए इसी में आगे, इफ नेग्लिजिबल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, if angular sorry negligible angular displacement then it performs angular stem, angular stem जिसका टाइम पीरियड ये है, और ये फॉर्मूला मैग्नेट वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज किया आपने, बहुत ही ज्यादा यूज किया, यू नो 2 पाई रूट आई अपॉन एम बी, ये फॉर्मूला इस चैप्टर में, फिर भी मतलब एक आध सवाल ही इसके, मैग्नेट वाले में तो आप पूरा इसी के साथ खेले होंगे ना, दुनिया भर के वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर जाने क्या क्या आपने पढ़ा होगा मैं, तो टी बराबर क्या हो गया 2 पाई रूट आई अपॉन पी, यस, तो जब भी डायपोल डांस करेगा, यस, जब भी डायपोल डांस करेगा, एसएम करेगा, ऑसिलेशन करेगा, क्या उसके लिए हम ये फॉर्मूला बुला लेंगे, यस, पहचान लो सब, इसमें आई क्या है, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
पी क्या है, डाइपोल मोमेंट, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल का या दूसरों का? हाँ, डाइपोल का कि दूसरों का? क्योंकि डाइपोल जो है वो किसके माहौल में डांस करेगा, खुद के में कि दूसरों में? कोई भी आदमी क्या खुद की शादी में डांस करता है कि दूसरों की शादी में? नहीं। तो ऑब्वियसली डायपोल क्या किसके माहौल में डांस करेगा, खुद के में कि दूसरों में? खुद की शादी हो रही है तो हम लगी रहती है बे, लगी पड़ी रहती है उस टाइम, तो समझ तुम लोगों को लग रहा है बहुत मजा आता होगा है साला। चलो चलो चलो, बहुत टेंशन रहता है ना, चलो कोई बात नहीं, इस पर चर्चा करते हैं। तो ये बात तय हो गई, ई किसका है, खुद का कि दूसरों का? दूसरों का इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे देखिए, अ मासलेस रोड, अ मासलेस रोड is released as shown, is released as shown, अभी बताएंगे तो मत ढूंढो। as shown किधर है, as shown किधर है? is released as shown, then find time period of its SHM, simple harmonic motion, SHM, find time period of its SHM। अब इसमें और भी बहुत सारी कहानी थी, मैंने लिखा है नहीं, मैं फोटो बताता हूँ आप, ठीक है, आराम से समझिए, फिर विचार करेंगे मिल करके। बच्चों, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सवाल ने कहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, उसमें ये मासलेस रोड है, ध्यान दीजिए शब्दों पे, रोड है ना, मासलेस है, मासलेस रोड, और हाँ इस रोड की लेंथ उन्होंने एल दे रखी है, और ये एंगल 5 डिग्री दे रखा है सवाल में, ठीक है ना, 5 डिग्री एंगल भी दिया हुआ है, और कह रहा है कि दोनों तरफ एक एक पार्टिकल चिपका दिया, इधर पार्टिकल चिपका है -Q और M, उधर पार्टिकल चिपका है +Q और M। बोलिए, क्या पार्टिकल चिपका के डायपोल बना दिया अगले ने? फील आ रहा है क्या? रोड तो मासलेस है, रोड तो मासलेस है, कहा है एक पार्टिकल इधर चिपका है और एक पार्टिकल इधर चिपका है, बोलिए -Q+Q का डायपोल बन गया? यस। बोलिए डायपोल फील्ड में रखा हुआ है ना? यस। फील्ड में कैसे रखा है, अलोंग द फील्ड या मेकिंग एंगल? 5 डिग्री एंगल बन रहा है, क्या टोक लग रहा होगा? तो अगर मैं इसको रिलीज कर दूं तो बैठेगा कि रोटेट करेगा? रोटेट करेगा, और 5 डिग्री बड़ा एंगल है कि नेग्लिजिबल? नेग्लिजिबल। बोलो बोलो, फ्री होते ही ऑसिलेशन के SHM, ये आपको फील आ रहा है 5 डिग्री देख के? अगर 5 डिग्री जगह मैं यहाँ बड़ा एंगल लिखता तो क्या ऑसिलेशन करना पड़ता? लेकिन आपने 5 डिग्री खुद ही मान लिया कि हाँ यार क्या करेगा, ऐसे। तो बच्चों को समझ में आ गया कि मामला SHM का है, और आपने बोला टाइम पीरियड लाइए, क्या मुझे ये फॉर्मूला मैनेज करना चाहिए? चलो फोटो बना दो आप लोग, फिर अपन मैनेज करते हैं। T बराबर 2 पाई, चलो बना दिए सब, आ जाओ बात। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने सुना है ml²/12 होता है, मास 0 है भाई साहब, तो रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कि 0 हो गया? हाँ हाँ, अगर मास होता तो मैं ml²/12 लिखता, लेकिन आपने क्या बोला मुझसे कि मास लेस है, सवाल ने कहा मास लेस है, तो रोड का क्या 0 हो गया? ओके, और पार्टिकल को पकड़े जरा, इस पार्टिकल का m इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, एल या L/2, आई थिंक रोड का 0 हो गया, एक पार्टिकल का m इंटू L/2, उसका दूसरे पार्टिकल का भी, बोलो क्या पूरा नेट डायपोल, सॉरी नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया? आराम से सीख लो ना। रोड का बच्चे कितना है? 0, एक पार्टिकल का ये रहा, दूसरे पार्टिकल का ये रहा, आप मुझे रोड का भी मास देते तो क्या मुझे उसका भी लेना पड़ता? लेकिन अभी तो हो गया, क्या पूरे पूरी व्यवस्था का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया मेरे पास, या हो गया, आई की व्यवस्था हो चुकी है। अब चले नीचे, पीई क्या था, पी, यस पी की वैल्यू बोलेंगे, हाँ क्यू इंटू एल या 2L? नहीं, मैंने 12 लिखा था फॉर्मूला में, एल लिखूं अभी तो? यस। कंफ्यूजन नहीं चाहिए, चार्ज इंटू लेंथ, बिल्कुल सही बात है, क्यू इंटू एल, और ई तो ई है, दे रखा है उसने, समेट दो इसको, दिस इज ml/2QE। आंसर आया ये, इस तरह से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, इस तरह से हमने एक्सटर्नल फील्ड में बिहेवियर डिस्कस किया। जब भी इसका, फिर सुन लीजिए, जब जब डायपोल डांस करेगा, ऑसिलेशन करेगा, एसएम करेगा, हम उसका टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी कुछ भी पूछेंगे ना, तो आपको ये फॉर्मूला, सुनो भाई सुनो सुनो सुनो, पहले सुनो, है ना, अभी क्लास खत्म नहीं, ये सब बातें सुनना जरूरी है। तो जब भी डायपोल कहीं पे ऑसिलेशन करेगा, एसएम करेगा, डायपोल वाइब्रेट कर रहा है, एसएम कर रहा है, इस तरह की भाषा आएगी, हमें हमेशा एसएम नहीं बोलेंगे, डायपोल वाइब्रेट कर रहा है, एसएम कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है, डायपोल डांस, जब भी ऐसी बात आएगी तुरंत किसको बुला लेंगे, इसको बुला लेंगे, उसका टाइम पीरियड करना है, फ्रीक्वेंसी करना है, कुछ भी इस फॉर्मूला से हम लोग यूज करेंगे। ये हमारा आंसर आ गया।
ओके, ये डाइपोल के बारे में मैंने सब आपको बता दिया है। अभी इस साल अपने 2021 में क्वेश्चन डाइपोल का मैं फोटो बना के बताता हूँ। उसमें कुछ इस तरह से था कि एक पॉइंट चार्ज ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा था, और जहां तक मुझे ध्यान है यहाँ प्लस क्यू था और यहाँ शायद माइनस क्यू था। वो बोला था कि डाइपोल क्या करेगा। ऑप्शन थे इधर ही बैठेगा, राइट वर्ड जाएगा कि लेफ्ट वर्ड जाएगा, इस तरह के ऑप्शन थे। आओ मिलके विचार करें अपन। यस, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा था। ठीक है, आ जाओ। क्या आप समझ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो रहा होगा, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा होगा, याद है ना? यस। तो बताओ डाइपोल पे फोर्स लगवा लें, किस फील्ड में हो, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? आई थिंक यूनिफॉर्म में तो जीरो फोर्स आता ना, इस पे तो नॉन जीरो आ जाएगा। आओ, क्या इस पे फोर्स प्लस क्यू पे इधर लग रहा होगा ना, क्या क्यू वन बोल दूं, और इस पे फोर्स इधर लग रहा हो कितना, क्यू टू बोल दूं क्या मैं? कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, क्यू वन या क्यू टू? क्यों बोला आपने? लाइन पास पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, लाइन दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर। बोलिए नेट फोर्स जीरो की नॉन जीरो? लेफ्ट वर्ड की राइट वर्ड? हाँ हाँ, लेफ्ट वर्ड की राइट वर्ड। तो बस उसमें पूछा हुआ है, चार ऑप्शन है। डाइपोल लेफ्ट डाइपोल लेफ्ट जाएगा कि राइट जाएगा? मेरे ख्याल से डाइपोल क्या राइट जाएगा। समझ में आ रहा है ना डाइपोल राइट क्यों जाएगा? पता लग रहा है ना? तो मुझे दिख रहा है कि एफ नेट नॉन जीरो है और राइट वर्ड है, तो मुझे बोलना है डाइपोल है। वो पता राइट वर्ड जाएगा, साथ में यही बोला हुआ है इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी, कुछ ऐसा भी है, या इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी या डिक्रीजिंग। मुझे लगता है डाइपोल को हम भेज रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ले जा रहा है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ले जा रहा है ना, जरा सोचिए। कोई भी पार्टिकल या कोई भी सिस्टम क्या चाहता है, क्या पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा या कम? कम। तो नेचर में हर चीज की टेंडेंसी क्या है, वो कम पोटेंशियल एनर्जी चाहता है ताकि उसको स्टेबिलिटी गेन हो। नेचर में हर चीज क्या चाहती है, कम पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, कम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाना चाहता है ताकि उसको क्या मिले, स्टेबिलिटी मिले। तो बोलिए पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी, इस तरह से हम देख सकते हैं। सुन लिया सब लोगों ने? ये हमारे पास तरीका रहेगा इसके बारे में। और मैथमेटिकली देखना है तो मैथमेटिकली भी देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, मैथमेटिकली बोल दूं? हाँ, आप देख रहे हैं पहली बात तो क्या ई और पी की डायरेक्शन सेम या जस्ट अपोजिट? पी इधर है और ई उधर है, तो पहली बात इसका यू जो चल रहा होगा, यू माइनस पी कोस 180, क्या पॉजिटिव फिगर आ रहा होगा? मानते हो आप? किसी को मैथमेटिकली जानना है, बोले पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी घटी को, तो मैथमेटिकली बताओ आप। कॉमन सेंस तो मैंने बता दिया ना। बोले यार मैथमेटिकली बताओ, कॉमन सेंस नहीं चलता मेरा। तो मैथमेटिकली यस ये होगा। क्या पी और ई जस्ट अपोजिट चल रहे हैं ना? तो बोलिए यू का फिगर कैसा आएगा, नेगेटिव की पॉजिटिव? पॉजिटिव। यू का फिगर पॉजिटिव यानी पॉजिटिव फिगर आएगा। अब जैसे जैसे अपन उधर जाएंगे, ई क्या कम कम कम? ई कम कम कम, तो यू भी कम कम कम। क्या बोल दूं, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। अगर अभी यू का फिगर नेगेटिव आ रहा होता तो शायद ई कम होता, तो शायद यू का नेगेटिव फिगर कम होता, तो शायद पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती। लेकिन मुझे तो समझ में आ गया भाई साहब कि मतलब मेरा यू का फिगर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। उसमें पीई आएगा ना, और उधर जाने पे ई कम कम कम, तो यू का पॉजिटिव फिगर भी कम कम कम, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही कम हो रही कम हो। फाइनल आंसर है कि राइटवर्ड जाएंगे और डिक्रीज होगी पोटेंशियल एनर्जी। नहीं समझे क्या? सब लोग समझ में आ गए? संभाल लोगे ये मैंने डाइपोल की पूरी कहानी आपको सुना दी। इट्स ऑल अबाउट डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल खत्म। ये चैप्टर में बस एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स बच गए हैं, वो अपन अगली क्लास में कर लेंगे। तो ऐसा करते हैं, फिर अगली क्लास में शुरू के 20 मिनट में चैप्टर पे एक होगा। दो छोटे पॉइंट बात करना है मेरे को। एक तो मुझे बात करना है कि चार्ज अगर परपेंडिकुलर फील्ड में जाएगा तो उसका पाथ कैसा होगा। एक मुझे रैंडम शेप के कंडक्टर के बारे में। यूं मानिए अगली क्लास में पहले 20 मिनट में चैप्टर पेक करेंगे, और बाकी टाइम में फिर हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। नाम सुना होगा। थैंक यू। मॉड्यूल कर लेंगे जब आप बोलोगे। डाउट्स है क्या? अच्छा, तुम्हें वो सॉल्यूशन मिलेंगे ना? कोई बात नहीं, देखो जो सॉल्यूशन है उनको देख लो, फिर भी कोई बात समझ आए तो पूछो। हाँ, उसमें लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, 9414296567। 9414296567। हटा दूं? चलो, थैंक यू। बस फोन ही नहीं करना है, फोन उठाता नहीं हूँ मैं, बाकी तो ठीक है ना। चलो। हाँ, ये कुछ नालायकों ने चालू कर दिया है नंबर डायल करने। चले, थैंक यू। तो अगला लेक्चर में अपन लोग जो है ना करंट वाला चैप्टर शुरू करेंगे।
शुरू के 20 मिनट में चैप्टर पैक होगा। थैंक यू। बोले, उधर आओ मैदान में।